क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जिस चैप्टर में अभी हमें वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर को हमने ऐसे पढ़ा है कि हमने ऑलमोस्ट जो है वो एनसीईआरटी को फोड़ दिया बैठ के। मतलब एनसीईआरटी की लाइनें हमको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर और बहुत कुछ छिपा है इसके अंदर, और वो राज हम समझ चुके हैं। कि पिछली क्लास में हमने बात किया था बेटा ईसीजी के ऊपर कि पी वेव क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टी वेव क्या होता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था ईसीजी के राज बताए थे कि ईसीजी को देखना कैसे होता है, ठीक है ना। तो हमने जो है बहुत सारी बातें पिछली क्लास में ऑलरेडी की थी बेटा, ठीक है। आज जो है ऑलमोस्ट हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, तो यहां पर भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी भी, लेकिन कई सारे कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि कितना याद है बच्चों को, ठीक है बेटा। चलो है ना, तो आज के क्वेश्चन से हम जो है वो शुरुआत करते हैं। आज हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम आपसे आज जो है वो ईसीजी के बारे में पूछेंगे। बताइए नंबर 1, पहला क्वेश्चन बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, पी वेव का कारण क्या है? व्हाट इज रीजन ऑफ पी वेव? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आपको बताना है व्हाट टी वेव रिप्रेजेंट, कि पी वेव क्या दर्शाती है, टी वेव क्या दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी आपको बताना है बेटा कि पी वेव क्या दर्शाती है, टी वेव क्या दर्शाती है, ठीक है। विच वेव, कौन सी वेव, विच वेव, कौन सी वेव जो है आपको, कौन सी वेव जो है वो आपको बतलाती है वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। बताना है आपको कि कौन सी वेव जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में बतलाती है, कि आपको बताना है कि कौन सी वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में बतलाती है, ठीक है, बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है आपको बेटा, how can we calculate heart rate from ECG? बताओ बताओ बताओ, कैसे हम ECG से हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं? फंडा बताया हुआ है मैंने पिछली बार आपको। अच्छा सच सच बोलना, सच सच बोलना, आप में से किसी ने ECG पढ़ने के बाद, आप में से किसी ने ECG पढ़ने के बाद घर में कोई पुराने रखे हुए ECG को देखा या नहीं देखा? सच्ची सच्ची बताना, के आपको बताना है कि आपने पिछली क्लास में ईसीजी पढ़ने के बाद अपने घर में रखे हुए कोई पुराने ईसीजी को आपने देखा या नहीं देखा। देखा है तो मजा आया ना, देख के समझ में आया कि हाँ ये सर बता रहे थे, ठीक है ना। चलो तो अब तो आपने क्या, आपसे क्या पूछा बेटा? मैंने आपसे पूछा कि बताइए कैसे हम हार्ट रेट को इसी से कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है लिम्ब लीड कहां लगाते हैं, के वेयर टू प्लेस, के कहां लगाते हैं, के लिम्ब लीड को, जो लिम्ब लीड होती हैं उनको कहां लगाते हैं, इसी की जो लिम्ब लीड होती है उनको हम कहां लगाते हैं, कौन से हाथ कौन से पैर में किधर लगाते हैं, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपसे एनसीईआरटी पर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे बेटा। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी वेव जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बतलाती है, ठीक है। आपको बताना है कि कैसे हम हार्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं ईसीजी में, कैसे। और क्वेश्चन नंबर 5 कि लिम्ब लीड को जो है वो कहां पर हम जो है वो प्लेस करते हैं। क्लियर, सारे बच्चे आंसर करेंगे, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा कि मैं सर मेरे को कोई नहीं देख रहा है, मैं तो छुप गया उठ के। अरे आपने देखा कभी कभी क्या करते थे, जब हमने ना मेडिकल कॉलेज में, तो हमने कई बार किया ऐसा, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर क्वेश्चन पूछना शुरू करे, ठीक है, वो रेंडमली मूड में पूछ रहे थे, तो क्या करते थे, जैसे लगा कि आपकी तरफ इसकी आंखें घूम रही है, स्कैन कर रहा है, तो थोड़ा सा आप कोई कागज वागज नीचे गिरा दीजिए, पेन नीचे गिरा के उठाने की कोशिश करते थे ताकि वो आपको अवॉइड कर दे। हमने बहुत बार पेन गिराए हुए हैं पहले, ठीक है। यहां पर पेन गिराने का स्कोप नहीं है, आपको आंसर करना पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो
ये हार्ट का हम एनिमेशन कई बार देख चुके हैं, हार्ट के वॉल्व समझ चुके हैं, वॉल्व को कई बार रिवाइज कर चुके हैं हम, ठीक है बेटा, है ना, ठीक, चलिए, है ना। और पिछली क्लास में हमने ईसीजी के ऊपर भी बात की। ये कौन सी लीड है? ये चेस्ट लीड होती है V1 से V6 के। चलो, आप में से कोई बताएगा मुझे, आप में से कोई मुझे बताएगा, इस ईसीजी को ध्यान से देखिए, ठीक है, बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इट रिप्रेजेंट, क्या ये ईसीजी कौन सी बीमारी को है, ये ईसीजी हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए, ठीक। इस ईसीजी में क्या फॉल्ट है, आप ध्यान से ईसीजी देखिए, बताइए। अरे मैं अब ये आप बोलोगे सर क्या नीट में आएगा? नीट में नहीं आएगा, ठीक है, पर मैं आपको ईसीजी में पढ़ाया हूं ना, तो मेरे बच्चों को इतनी डॉक्टरी तो आना चाहिए, इतनी डॉक्टरी तो आना चाहिए, ठीक है ना। बताओ क्या बता रहा है ईसीजी के? अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि इसमें हार्ट रेट कितना है? हार्ट रेट कैलकुलेट कर पाओगे आप? बताओ बताओ बताओ, फटाफट फटाफट सोचो 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 सोचो, क्या हार्ट रेट है? अरे भाई कैलकुलेट करो ना, हार्ट रेट क्या है, ठीक है। ये ईसीजी क्या रिप्रेजेंट करता है? पर चलो मैं उत्तर नहीं बताऊंगा अभी, आप ही को उत्तर बताना, आप ही को दिमाग लगाना, ठीक है, कि ये ईसीजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और हार्ट रेट कितना होगा, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट ईसीजी आपके सामने है, इसको भी पहचानिए, ये ईसीजी क्या बता रहा है, कि अब ये मतलब बता रहा हूं आपको बेटा, के जब आप कभी ना आप कभी किसी अड़ोसी पड़ोसी या जान पहचान वाले का कभी ईसीजी सामने आएगा ना, आपने उसको देख के हार्ट रेट बता दिया, दो चार चीजें आपने बता दी ना, कि हाँ तुम्हारा एट्रिया ठीक है, तुम्हारा वेंट्रिकल में ये ठीक है, ईसीजी नॉर्मल है, कुछ चिंता मत कीजिए अंकल, सब ठीक है, वो बोलेगा अरे ये है, इसने लिया बायोलॉजी, इसको मालूम है, ठीक है। ऐसा अरे इंप्रेशन भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है, ठीक है, ऐसा इंप्रेशन बनना चाहिए कि मतलब ये इसका तो मतलब भविष्य उज्जवल है टाइप से, है ना। नहीं तो ईसीजी को किसी ने पकड़ा दिया, उलट पलट के देख रहे क्या समझ में, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, के तो फ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग का, फ्यूजन दिमाग पर रहना चाहिए, के बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, इस ईसीजी में क्या मालूम चल रहा है, कौन सी वेव एब्सेंट दिखाई पड़ रही है आपको, क्या गड़बड़ है इस ईसीजी में, बताइए, ठीक है। तो आपको ये मैंने सब बताया हुआ है पिछली क्लास में। चलो, तो ये तो हो गई हमारी ईसीजी की कहानी खत्म, ठीक है, समझ गए हम जितना करना था। अब आते हैं हम आगे की बात करते हैं, डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे, थोड़ा सा आर्टरी और वीन में डिफरेंस को भी देखेंगे बेटा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अभी हम शुरू से हम कहते आ रहे हैं बेटा कि जो है ह्यूमन हार्ट में, मैमेलियन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, बर्ड्स के हार्ट में, पक्षियों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और जो है रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल के पास में 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। जो 4 चैम्बर हार्ट होता है उसमें कभी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, उसमें ब्लड की उसमें जो ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है, मतलब हार्ट के अंदर इनसाइड हार्ट ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है, और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रहता है। हार्ट का जो राइट हिस्सा होता है, दाहिना हिस्सा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है, और जो लेफ्ट हिस्सा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो डील करता है। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करते हैं। देखिए, हार्ट का हमने कहा सिस्टेमिक सर्किट है, क्या हुआ बेटा सिस्टेमिक सर्किट में, जो बॉडी, सिस्टेमिक सर्किट का मतलब है जो डील कर रहा है बॉडी के साथ, पल्मोनरी सर्किट मतलब जो लंग्स के साथ डील कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सिस्टेमिक सर्किट का शुरुआत कहां से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब ब्लड को पंप किया, जब इसने ब्लड को पंप किया तो ब्लड पूरी बॉडी में गया, बॉडी से ब्लड इकट्ठा होकर कहां आया, वो हार्ट के राइट ऑरिकल में, कहां आया बेटा, राइट। जो सिस्टेमिक सर्किट है, सिस्टेमिक सर्किट है, क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, बॉडी में गया, और बॉडी से ब्लड कहां आया, वो आया राइट एट्रियम में ब्लड आया, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टेमिक सर्किट हो गया, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, वो गया पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया, लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड कहां आया, वो लेफ्ट एट्रियम में आया। मतलब राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रियम तक का जो सर्किट है पूरा वो पल्मोनरी सर्किट कहलाता है। सर्किट का मतलब है वेसल्स का जाल, सर्किट का मतलब है वेसल्स का जाल बेटा, सर्किट का मतलब है कि फ्लो है ना, क्या जो फ्लो हो रहा है उसका जाल। तो याद रखिएगा,
गलती मत करना बेटा, के याद रख के, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर ब्लड गया बॉडी में, बॉडी से इकट्ठा होकर आया राइट एट्रियम में आया के, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वाहिकाओं का जाल है, वेसल्स का जाल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट ऑरिकल की तरफ है, वो सिस्टेमिक सर्किट है जो बॉडी के साथ में बॉडी के ब्लड को डील कर रहा होता है। जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया वो लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड वापस लेफ्ट ऑरिकल में आया, तो ये क्या, ये होता है पल्मोनरी सर्किट होता है। ये क्लियर, ठीक है, चलिए, है ना, तो समझ गए बात को अच्छे से के। और देखो बेटा, पल्मोनरी सर्किट में की खास बात ये होती है कि याद रखिए, सिस्टेमिक सर्किट में के, यानी हमने आपसे कहा जो सिस्टेमिक सर्किट है, जो सिस्टेमिक सर्किट होता है, इसमें जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील कर रही होती है, जो वीन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील कर रही होती है। सिस्टेमिक सर्किट में ऐसा है कि, जबकि पल्मोनरी सर्किट में उल्टा है। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें जो किताब में नहीं लिखी होती है और एग्जाम में आ जाती हैं। पल्मोनरी सर्किट में क्या है बेटा, जो आर्टरी है, कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करती है, और जो वीन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करती है। कहने का मतलब यह है कि पल्मोनरी सर्किट में चूंकि लंग्स में ही तो ऑक्सीजन जाके मिलेगा, तो जो लंग्स तक ब्लड लेके गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वहां से लेके जो आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उल्टा हो गया। मतलब सिस्टेमिक सर्किट में और पल्मोनरी सर्किट में फर्क यह हो गया बेटा कि सिस्टेमिक सर्किट की जो आर्टरीज होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वीन होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि पल्मोनरी सर्किट में जो आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो वीन होगी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्लियर, ठीक है, चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है ना, ठीक, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार इसके बारे में डिस्कस पहले कर चुके हैं बेटा। डबल सर्कुलेशन, द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से कहां गया बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में गया, ठीक है। वेरास द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द एरोटा के, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहां पंप करता है, वो एरोटा में ब्लड को पंप करता है, ठीक है, क्लियर है ना। आई मतलब राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया लंग्स की ओर, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया बॉडी की ओर, ठीक है, कोई डाउट नहीं। दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। देखो मैंने कहा ना आपसे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो याद रखिए बेटा, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। कहां गया, लंग्स में गया, यहां पर ऑक्सीजनेशन हुआ इसमें, और इसको पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहां लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। तो याद रखना के, तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वीन में ब्लड जो होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी आर्टरी, कोई पूछे कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसका ब्लड आपको रेड ना होके ब्लू दिखाई पड़ेगा, ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसका ब्लड आपको जो है वो रेड ना होके ब्लू दिखाई पड़ेगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना बेटा वो रेड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लूइश टाइप का होता है, ठीक है ना। तो कहां कौन सी आर्टरी है सी जिसमें ब्लड ब्लू होगा, देखिए इमेज के अंदर भी दिखा बनाते हैं ये लोग के, तो क्या होगा बेटा, वो आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी के। कौन सी ऐसी वीन होगी इसका ब्लड येलो ब्लू ना होकर इसका जो ब्लड जो है वो रेड होगा, वो होगी पल्मोनरी वीन होगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये पाथवे क्या है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिस इज दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर, कोई डाउट नहीं बेटा, ठीक है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया राइट वेंट्रिकल से, कहां पहुंचा, वो पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंचा, लंग से पहुंचा, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद में वो पल्मोनरी वीन से लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल में वो आ गया, ठीक है, क्लियर। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए एंटरिंग द एरोटा, एरोटा में जाता है ये, ठीक है, इज कैरिड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्टरी के नेटवर्क में जाएगा, आर्ट्रियोल के पास जाएगा। क्या होता है बेटा, एरोटा पढ़ाया ना मैंने आपको पहले बताया, वो आपको एरोटा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरी, ठीक है ना, याद है आपको, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी बेटा के, एरोटा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, देन venules, then veins, then वीना कैवा। ये जो ब्लू है जान के क्या है यानी कैपिलरी का शुरुआती आधा हिस्सा ऑक्सीडेटेड ब्लड वाला रहेगा और आधा हिस्सा डीऑक्सीडेटेड ब्लड वाला रहेगा, उसके बाद वेन्यूल बनेगा, वीन्स बनेगा, वीना कैवा बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये हमको क्रम एकदम दिमाग में क्लियर रहना चाहिए बेटा, क्लियर, ठीक है ना। क्या कहा, नेटवर्क ऑफ आर्टरी। अब ये क्या नेटवर्क ऑफ आर्टरी है, ये नेटवर्क ऑफ आर्टरी पूरा, दिस इज दी नेटवर्क ऑफ आर्टरी, मैंने बना दिया यहां पे के
आप पूरा सीधी लाइन में लिखिएगा बेटा, सुन के, दिस इज द नेटवर्क ऑफ आर्टरी। अब एनसीईआरटी छिपा के लिखा, हम समझ गए बात को, नेटवर्क ऑफ आर्टरी, उसमें आर्टरियोल्स भी है, कैपिलरीज भी इसमें के, ये जो कि, और जो एक्शन स्ट्रक्चर है वो क्या, वो है कैपिलरीज है बेटा, ठीक है। डीऑक्सिजन ब्लड को जो है कलेक्ट करके वीन्यूल्स के थ्रू कहां लाते हैं, वीना का बतक लाते हैं और राइट एट्रियम में इसको ओपन करते हैं। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, ठीक है, नेटवर्क में गया, ये बॉडी के नेटवर्क में गया, देन कहां आया, ये राइट ऑरिकल में आ गया। दिस इज दी सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। नेटवर्क बोले तो एरोटा, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरी, वीन्यूल्स, वीन्स एंड वीना के बाट के, ये पूरा नेटवर्क है, ठीक है ना। हार्ट से जाना और हार्ट तक लेके आना, ठीक है, क्लियर। The systemic circulation provide nutrients, oxygen and other essential substances to the tissue and takes CO2 and other harmful substances away for elimination के। तो ये वेस्टेज का रिमूवल भी करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है, कोई डाउट नहीं इसमें हमको, ठीक है ना। अब यहां पर एक बड़ी यूनिक चीज पे आते हैं बेटा, वो है पोर्टल सिस्टम। याद है आपको, मैंने कहा था, मैंने आपको जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, मैं आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा लिवर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। हमारा लिवर जो होता है वो हर जहर की जांच करता है, वो इसलिए अल्कोहल पीने पर लिवर डैमेज होता है। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं उनको हाई डोज में खाओगे लिवर डैमेज होगा अटके। तो हमारा लिवर बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, और क्या करता है ये कि आप जो कुछ भी खाते हो वो खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है और आपकी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है। अब उसमें क्या है, ब्लड में सारा का सारा जो भी एब्जॉर्ब किया वो ब्लड में आ गया है, तो उस ब्लड को सीधा बॉडी में फ्लो नहीं करते, बल्कि वो पूरा ब्लड इकट्ठा होकर लिवर के पास आता है। लिवर उसकी जांच करता है, कोई टॉक्सिक केमिकल है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, कोई हार्मफुल चीज उसको हटाता है लिवर के। इसीलिए लिवर के पास, इसीलिए हमारी बॉडी में केवल लिवर के पास पावर है रीजनरेशन का। हमारी बॉडी में केवल लिवर के पास पावर है रीजनरेशन का, क्योंकि उसको रोज जहर से डील करना होता है। आप कुछ भी खाते हो तो लिवर जो होता है उसको जो है वो जहरीली चीज को, उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल पड़ा है वो उसको लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है वो, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि आप पाएंगे कभी भी आप सोनोग्राफी कराइए आपके फैमिली के किसी भी मेंबर की, देखो आप लोग तो 17-18 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, तो आप लोगों के तो का बॉडी में फैट परसेंटेज जनरली कम रहता है, लेकिन आप यदि कोई 30-40 ईयर के व्यक्ति का आप कभी सोनोग्राफी कराएंगे, उसमें लिखा आएगा माइल्ड, लिखा आएगा फैटी लीवर, माइल्ड फैटी लीवर लिखा आएगा। भारत में अधिकांश लोगों का आप यदि सोनोग्राफी कराएंगे तो लीवर में माइल्ड फैटी लीवर लिखा आएगा, क्योंकि हमारी डाइट में फैट कंटेंट अधिक है, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अधिक है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को हमारा लीवर जो है फैट में कन्वर्ट करता है, और हमारा लीवर जो होता है वो फैट को उसको स्टोर भी करता है। हमारा लीवर जो है वो एक्स्ट्रा फैट को भी हटाता है। तो कहने का मतलब ये कि आपकी डाइट के कारण आपका लीवर जो है वो माइल्ड जो है वो उसमें आपको फैटी लीवर देखने मिलता है। यदि फैटी लीवर अधिक हो जाए तो लिवर की फंक्शनिंग में वो अफेक्ट करता है, और वो लिवर में सिरोसिस कर सकता है, लिवर फेलियर भी कर सकता है। इसलिए संतुलित डाइट रहना चाहिए, इसलिए डाइट में प्रोटीन कंटेंट भी होना चाहिए, डाइट में कार्ब और फैट का परसेंटेज थोड़ा कम रहना चाहिए, क्योंकि ताकि आपका लिवर इफेक्टिवली काम कर सके। अल्कोहल, एक मात्रा से अधिक अल्कोहल लेने पे अल्कोहल का जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, मतलब हमारा लिवर अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है और वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक पे काम करती है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक का मतलब होता है टाइम डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उतना अल्कोहल डिटॉक्सिफाई करता है, एक्स्ट्रा अल्कोहल लिवर में जाकर जो है वो टिश्यूज को डैमेज करता है, ठीक है। खैर, तो कुल मिलाकर बात ये कि लिवर है जांच अधिकारी, वो सब चीजों की जांच करेगा। तो पूरा ब्लड, देखो क्या हुआ, जो इंटेस्टाइन थी उससे उसने क्या किया, फूड को एब्जॉर्ब किया, पूरा ब्लड इकट्ठा हुआ, और वो क्या हुआ, वो एक प्रकार से हमने कहा वो पूरा इकट्ठा होकर लीवर के पास पहुंचा, ठीक है। अब ये जो ब्लड को इकट्ठा करके जो एब्जॉर्ब किया गया, पूरा लिया गया, वो क्या हुआ, वो पूरा इकट्ठा होकर कहां आया बेटा, वो अब ब्लड को लौटाना है उसको ताकि पूरी बॉडी में आ सके। तो वो वीन्स थी, तो जो आपकी मिजेंट्री की या इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइनल जो सप्लाई थी, जो कैपिलरीज थी, उन्होंने फूड को इकट्ठा किया और उसको उन्होंने वीन्स में डाला, और वो ब्लड वो सीधा आपके हार्ट तक नहीं गया, वो लिवर के पास गया, वीन टू वीन, वीन्यूल्स इकट्ठे हुए, वीन्स बनी, फिर लिवर तक पहुंचा, लिवर में आके फिर वीन्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, वो लिवर ने उसकी जांच की और उसके बाद लिवर ने जो है इस ब्लड को आगे पास होने दिया, ठीक है। तो ये है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लिवर जो है वो पूरी इंटेस्टाइन के ब्लड को इकट्ठा करता है, अपनी तरफ लेके आता है, जांच करता है, फिर उसको आगे वो बढ़ाता है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एक विशेष प्रकार का
एक विशेष प्रकार का वैस्कुलर कनेक्शन जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में पाया जाता है, उसे हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, उसे हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, द हेपेटिक पोर्टल वीन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर के। हेपेटिक पोर्टल वीन जो होती है वो ब्लड को इकट्ठा करती है, इंटेस्टाइन से उसे लिवर तक लेके आती है। ठीक है, बिफोर सीधा यानी जब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के पहले, ऐसा सब कब होता है यानी इसको सीधा मेन ब्लड में नहीं डाला गया है, यानी जो हेपेटिक पोर्टल वीन थी उसने पूरा इंटेस्टाइन का ब्लड इकट्ठा किया, लिवर तक वो लेकर आती है। ठीक है, देखिए ना ध्यान से, पूरा इंटेस्टाइन से पूरा ब्लड जो है आप देख रहे हैं हेपेटिक पोर्टल वीन, देखिए ध्यान से कि ये हेपेटिक पोर्टल वीन है। ठीक है, ठीक, इसने पूरा ब्लड इकट्ठा किया, इंटेस्टाइन के हर पोर्शन से इसने ब्लड को इकट्ठा किया और कहां लेके आई, आप देखिए स्टमक से भी ब्लड लिया इसने, इंटेस्टाइन से ब्लड लिया इसने, मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल से इसने ब्लड को लिया और फाइनली लिवर को लाकर दे दिया। क्योंकि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में, तो वो भी आ गया वहां पे लिवर के पास। ठीक है, देखिए ना कैसे काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेशन किया, फूड को एब्जॉर्ब किया उसने किया। ठीक है, जो डाइजेशन के प्रोडक्ट थे उनको एब्जॉर्ब किया, फिर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल जो है हेपेटिक पोर्टल वीन में आ गए, वहां से लिवर तक पहुंचे, लिवर ने ब्लड कंटेंट को मॉनिटर किया उसने। ठीक है, जो हार्मफुल केमिकल थे उन्होंने डिटॉक्सिफाई किया और उसके बाद उसको जनरल सर्कुलेशन में डाल दिया, हेपेटिक वीन से उसको जनरल सर्कुलेशन में उसको डाल दिया। ठीक है, क्लियर। देखिए अब इतना बस एनसीईआरटी में इतना लिखा था जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके, मतलब वीन टू वेन यानी वीन से हेपेटिक पोर्टल वीन से शुरू होता है और वो लिवर के तरफ आके जुड़ जाता है वो। ठीक है ना, सिस्टमिक यानी ये वीन जो है वो सीधा जो है वो मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर नहीं जुड़ती। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हेपेटिक पोर्टल वीन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल के। ब्लड वेसल का स्पेशल कोरोनरी सिस्टम कहां होता है बेटा, हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो हार्ट को, जो कार्डियक मस्कुलेचर हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है ना बेटा, हमने पढ़ा हुआ था बेटा के सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के बारे में पढ़ा था हमने, याद है ना के लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में के देखते हैं, चलो याद है आपको, हम लोग देखे थे लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, दो ये है राइट मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी जो है वो सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी में और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में बढ़ जाती है। दिस इज द कोरोनरी आर्टरीज। तो इनके नाम याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा पर प्लीज जिक्र किया गया एनसीईआरटी में इसका, तो आपको इसके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी और दी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। ठीक है ना, एलएडी। ठीक, देखिए अब ये एक जो है वो इमेज रखा है एनसीईआरटी ने, उन्होंने क्या, अब देखो एनसीईआरटी ने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिए एनसीईआरटी यहाँ पे क्या किया, उसने आपको जो है वो आर्टरी, वीन और कैपिलरी का डिफरेंस यहां पर दे रखा है, शब्दों में नहीं लिखा, उसने चित्र बना के छोड़ दिया आपके लिए। उसने कहा कि देखो ये लंग्स हो गया बेटा, पल्मोनरी आर्टरी देखिए ब्लू ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वीन ऑक्सीडेटेड ब्लड है, रेड ब्लड है। फिर आप देख रहे हो एरोटा, पूरी बॉडी में ब्लड आया, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आर्टरी लेके, आर्टरी में देखिए स्मूथ मसल, गौर से देखिए, अब इमेज में देखिए आप बोलोगे कहां से आ गया, एनसीईआरटी नहीं सके, देखो इमेज देखिए गौर से, आर्टरीज के अंदर स्मूथ मस्कुलेचर जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जो स्ट्रांग है, बड़ा दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे। फिर आप देख रहे हैं कि आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है एज कंपेयर टू वीन, वीन में आपको स्मूथ मस्कुलेचर कम दिखाई पड़ेगा और उसका जो है वो डायमीटर अधिक होगा। जबकि कैपिलरी में जो है वो आपको सिंगल सेल थिक है, कैपिलरी आपको जो है वो सिंगल सेल थिक दिखाई पड़ रही है। ये सारी बातें एनसीईआरटी ने शब्दों में नहीं लिखी हैं, पर एक इमेज में उसने आपको हिंट दे दिया है कि भैया एक काम करना, मेरे पे भरोसा मत करना, पर आर्टरी, वीन्स और कैपिलरी पढ़ लेना। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार हम। देखिए रेड वाला क्या है, आर्टरी है, ब्लू वाला वीन है और बीच में जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, वो है आपका कैपिलरी नेटवर्क। आर्टरियोल देख रहे हैं हम, वीनियोल देख रहे हैं और कैपिलरी नेटवर्क हमको दिखाई पड़ रहा है बेटा। तो आर्टरी और वीन में क्या डिफरेंस होता है हम देख लेते हैं एक बार। देखिए गौर से देखिए आप, अब देखो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा ताकि दिमाग में आपकी इमेज रह जाए। वो आर्टरी और वीन में आप देख रहे हो मस्कुलेचर का फर्क है, आर्टरी में जो जो स्मूथ मसल होती है वो थिक होती है, जबकि वीन्स में जो है वो थिन होती है। आर्टरी में आप देख रहे हो क्या कोई वॉल्व दिखाई पड़ रहा है आपको, नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि वीन में आपको बकायदा देखो, वीन के अंदर आपको जो है वो वॉल्व दिखाई पड़ रहे हैं, वीन में आपको वॉल्व दिखाई पड़ रहे होते हैं। ठीक है ना, क्लियर, देख रहे हैं आप।
आर्टरी और वीन के जो कवरिंग है के यानी देखो आपको क्लियर कर दूं, आर्टरी के अंदर और वीन के तीनों के उनके दोनों के अंदर जो है वो आपको तीन कवर देखने मिलते हैं। एक होता है ट्यूनिका इंटरना, अंदर वाली लेयर, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। ठीक है, वीन में भी ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना के। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो स्मूथ मसल लेयर होती है बेटा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो थिक दिखाई पड़ रही है आर्टरी में, और वीन में थिन दिखाई पड़ रही है, देख रहे हैं आप। ठीक है, ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है आर्टरी का, ताकि प्रेशर मेंटेन रहे उसके अंदर, दबाव बना रहे, उसके लिए नैरो ल्यूमेन होगा तो दबाव बना रहेगा उसमें। ठीक है ना, देख रहे हैं आप। तो ये ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर वाली पर ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, अंदर वाली पर जो होती है ट्यूनिका इंटरना होती है, दोनों के बीच में ट्यूनिका मीडिया होती है। क्लियर? ठीक है, चलिए, है ना, देख रहे हैं आप आर्टरी और वीन में फर्क क्या, हम दोनों के जो हम देख रहे हैं, देखो आर्टरी में देखो ल्यूमेन नैरो है, मस्कुलेचर थिक है यहाँ पे, क्योंकि वीन में ल्यूमेन जो है ब्रॉड होता है, मस्कुलेचर थिन होता है। अब अंतर लिखते हैं हम। ठीक है, अब आपको जैसा टेबल दिखा रहा हूं ऐसा ही टेबल आपको बनाना है। देखो बेटा एनसीईआरटी में ठीक से ये हिस्सा नहीं दे रखा है, पर एमसीक्यू में क्वेश्चन यहां से आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे इसको टेबल को हमको बनाना है कॉपी के अंदर। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नंबर 1। नंबर 2, मेरे साथ मैं बोलता जा रहा हूं, बनाते जाएंगे तो अच्छी बात है बेटा, बन जाएगा ना। अरे सुनते सुनते बन जाएगा, कितना मजा आएगा। एक तरफ लिखिए फंक्शन लिखा हमने, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, मतलब हम कॉलम बना रहे हैं, 3 कॉलम बना रहे हैं, पहले तो 3 कॉलम बनाइए, ठीक है, आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरी। ठीक है ना, और एक आगे कॉलम छोड़िएगा किस चीज के बारे में लिख रहे हैं उसके लिए हम। ठीक है ना, तो पहले तो फंक्शन की कंपेरिजन कर रहे हैं हम, तो आर्टरी सेंड ब्लड फ्रॉम हार्ट, आर्टरी हार्ट से ब्लड को आगे लेके जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट, ऐसा लिख सकते हैं, अवे फ्रॉम हार्ट, सेंड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, क्या ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, हार्ट से ब्लड बाहर लेके जाती है। वीन्स सेंड ब्लड टू हार्ट, ठीक है, वीन्स कैरी ब्लड टू दी हार्ट, के ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है। ठीक है, जबकि कैपिलरीज जो होती है वो मटेरियल एक्सचेंज विद टिश्यू, ये टिश्यू के साथ में मटेरियल एक्सचेंज करती है। तो याद रखिएगा वीन्स और आर्टरी जो है मटेरियल एक्सचेंज नहीं करती है, जबकि कैपिलरी मटेरियल एक्सचेंज करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। दूसरा आता है प्रेशर, दबाव। आर्टरी में हाई प्रेशर होता है, वीन्स में लो प्रेशर होता है, कैपिलरी में लो प्रेशर होता है। याद रखिएगा कि आर्टरी में प्रेशर हायर साइड होगा, वीन्स में कैपिलरी में लोअर साइड होगा। ल्यूमेन डायमीटर की बात करें हम के, तो याद रखिएगा आर्टरी का डायमीटर जो है वो नैरो होता है, वीन्स का वाइड होता है, और कैपिलरी का क्या होता है, एक्सट्रीमली नैरो होता है, काफी पतला नैरो होता है। वन सेल वाइड ओनली, के नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है के वन सेल वाइड होता है केवल। ठीक है, फिर बात करते हैं हम वॉल थिकनेस की बात करते हैं। आर्टरी थिक होती है, आर्टरी थिक होती है, वीन्स थिन होती है, और जो हम कहते हैं कि जो आपकी कैपिलरी होती है दे आर एक्सट्रीमली थिन। क्या, तो देखो ल्यूमेन कैपिलरी का एक्सट्रीमली नैरो होता है, ठीक है, और थिकनेस भी इसकी काफी कम होती है, वन सेल थिक होती है। ठीक है, ठीक है ना, तो और कैपिलरी में वन सेल वाइड, ल्यूमेन में लिखा हमने वन सेल वाइड लिखा। ठीक है, वॉल लेयर की बात करें हम, तो देखो आर्टरी और वीन में 3 वॉल लेयर देखने मिलती है। ट्यूनिका, मैंने कहा ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना बोल सकते हैं इसको हम, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। इंटीमा मतलब ट्यूनिका जो है ट्यूनिका इंटरनलिस या अंदर वाली ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ठीक, तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा तीनों होता है इसमें, जबकि वीन्स में भी तीनों होता है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया मतलब ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा मतलब ट्यूनिका इंटरना, ये पाया जाता है। जबकि कैपिलरी में केवल एक वॉल लेयर होती है, वो होती है ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ठीक है। मसल और इलास्टिक फाइबर की बात करें तो बड़े पैमाने पर सर्कुलर मसल्स, इलास्टिक फाइबर हमको जो है आर्टरी में देखने मिलते हैं, जो कि वीन्स में कम होते हैं और कैपिलरी में नहीं होते हैं, या होते ही नहीं है। ठीक है, वॉल्व की बात करें हम तो आर्टरी में वॉल्व नहीं होते हैं, वीन्स में वॉल्व होते हैं और कैपिलरी में वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो आर्टरी और कैपिलरी में वॉल्व नहीं होते हैं, वीन में वॉल्व होते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ गए? तो ये क्या है, अब देखो यही आपसे कोई बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं करेगा एग्जाम में के, लेकिन ये डिफरेंस आर्टरी, वीन और कैपिलरी के डिफरेंस बेटा आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर? अब हम थोड़ा सा आर्टरी और वीन के एक डिफरेंस वाले चार्ट को हम और देख रहे हैं यहां पे, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना था। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो छोटे छोटे जो यहां पर उस चार्ट में नहीं थे, उनको हमने यहां पे लिया है। मिनट के देखो, अब जो कॉमन पॉइंट है, वीन मूव्स टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ आती है। आर्टरी मूव अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर जाती है।
वीन्स जो होती है द कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करती है, ठीक है। आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है। वीन्स जो होती है उनमें ब्लड प्रेशर इन वीन इज लो, वीन में ब्लड प्रेशर लो होता है। आर्टरी में ब्लड प्रेशर इज हाई इन आर्टरी में ब्लड प्रेशर हायर साइड होता है। वीन्स में लिखा हुआ है हमने वॉल्व्स आर प्रेजेंट, वॉल्व पाए जाते हैं। आर्टरी में लिखा है वॉल्व्स आर एब्सेंट, वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। वीन्स में लिखा है कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन को छोड़ दिया जाए तो सभी वीन डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि आर्टरी में क्या लिखा हमने कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड के ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है, धारण करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। डिटेल अंतर लिखा हमने। फिर वीन्स स्टार्ट इन ब्लड कैपिलरी, वीन्स की शुरुआत ब्लड कैपिलरी से होती है, ठीक है। आर्टरीज एंड इन ब्लड कैपिलरी, अब बड़ा अच्छा डिफरेंस होता है, ये एमसीक्यू एग्जाम का क्या, ठीक है। वीन्स स्टार्ट इन ब्लड कैपिलरी, अब ये जो डिफरेंस है ना, ये हमने एमसीक्यू को टेबल में डाल दिया हमने, ठीक है। वीन्स स्टार्ट होती है ब्लड कैपिलरी से और आर्टरी खत्म होती है ब्लड कैपिलरी में जाकर के, ठीक। वीन को हम सबकुटेनियस, वीन हमारी बॉडी में सरफेस पर होती है, वीन हमारी बॉडी में बाहर तरफ होती है, सबकुटेनियसली इनको हम देख सकते हैं हमके स्किन लेयर के नीचे के, जबकि आर्टरी डीप सीटेड होती है, ठीक है, गहरी बसी होती है, ठीक। फिर वीन में लिखा हमने यहाँ पे दे कोलैप्स व्हेन देयर इज नो ब्लड इन इट और कट अक्रॉस, के वीन में यदि कट लग जाए, वीन में ब्लड ना हो तो वीन जो है वो कोलैप्स कर जाती है, जबकि आर्टरी कोलैप्स नहीं करती है, डू नॉट कोलैप्स, यदि उसमें ब्लड ना हो तो भी कोलैप्स नहीं करती है, बनी रहती है वो, क्योंकि उसमें थिक मस्कुलेचर होता है, ठीक है। फिर वीन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वीन्यूल, वीन्स डिवाइड होकर वीन्यूल बनाते हैं। आर्टरीज आर फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म आर्टरियोल, आर्टरी डिवाइड होकर आर्टरियोल बनाता है, ठीक है। वीन्स आर यूजली फ्लैटेड और कोलैप्स विथ थिन वॉल, जो वीन्स होती है वो फ्लैट टाइप की होती है या उनमें पतली वॉल होती है उनमें, जबकि आर्टरी जो होती है वो राउंडेड होती है और उनमें रिलेटिवली थिक वॉल देखने मिलती है। वीन्स में लार्ज ल्यूमेन होता है, आर्टरी में स्मॉल ल्यूमेन होता है। वीन्स में ब्लू कलर का ब्लड होता है, जबकि आर्टरी में रेडिश कलर का ब्लड होता है। कौन सी ऐसी वीन इसमें रेड ब्लड होता है? पल्मोनरी वीन, ठीक है ना। कौन सी ऐसी पल्मोनरी वीन में जो है वो आपको रेड ब्लड देखने मिलेगा। कौन सी ऐसी आर्टरी से ब्लू ब्लड होगा? पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है ना। फिर वीन के अंदर ब्लड का जो मूवमेंट है वो स्लगिश धीमे होता है, जबकि आर्टरी में तेज मूवमेंट होता है और पल्सेटाइल मूवमेंट है ना, आर्टरी में पल्सेटाइल मूवमेंट होता है ना, पल्स के साथ मूवमेंट होता है, जबकि वीन में स्मूथ ब्लड फ्लो होता है, ठीक है ना। क्लियर, ठीक। इफ वीनस वॉल इज इंजर्ड, यदि वीन की वॉल में इंजरी लग जाती है, ब्लड कम्स आउट कलेक्ट इन ए पुल इन ए स्मॉल एरिया अराउंड द वीन, वीन के आसपास ब्लड इकट्ठा आता है। क्योंकि आर्टरी में यदि चोट लगता है तो ब्लड तेजी से बाहर आता है, एक प्रकार से ब्लड जो है वो यदि आर्टरी में चोट लग जाए ना तो ब्लड जो है फव्वारे के समान तेजी से बाहर निकलता है, इसलिए आर्टरी में चोट लगने पर ब्लड जो है वो तेजी से लॉस करता है। और पेशेंट के लिए सबसे खतरनाक कंडीशन वही होती है कि आर्टरी कोई कट हो गई ना, तो आर्टरी के कट होने पर क्या होता है, ब्लड तेजी से बाहर निकलता है और व्यक्ति मर सकता है, ठीक है, क्योंकि वीन से ब्लड धीमे धीमे बाहर निकलता है, ठीक। चलिए, तो ये तो हमने क्या किया, हमने देखा ये कि आर्टरी और वीन है, हमने देखा कि आर्टरी और वीन में क्या डिफरेंस, उसको हमने अच्छे से समझ के अब आप कई सारे एमसीक्यू आप यहां पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले हिस्से में आते हैं। हम बात करेंगे कि हार्ट कार्डियक एक्टिविटी, हमारे हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है, उसका नियमन कैसे होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, हमारा जो हार्ट है उसके रेगुलेशन में क्या है, देखो हम कुछ फंडा हम जानते हैं, कुछ चीजें हमें पता है। हमें मालूम है कि हमारा हार्ट जो है वो है मायोजेनिक, हमारा हार्ट जो है वो है मायोजेनिक हार्ट के, मतलब हमारे हार्ट को चालू करने के लिए, चलते रहने के लिए उसको नर्वस कंडक्शन, नर्व की उसे रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको दिमाग से, ब्रेन से कोई मैसेज नहीं चाहिए उसको, वो खुद ही अपना काम कर लेता है, मायोजेनिक है। लेकिन ब्रेन कहता है उससे कि तुम भले ही अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स खुद जनरेट कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारा खुद का है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हमारी मदद करना। ये आदमी दौड़ रहा है, इसको और अधिक ब्लड चाहिए भैया, तो तेज तेज धड़को, तो मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हार्ट तक जो है वो नर्वस सिस्टम ने हार्ट तक मैसेज पहुंचाया कि ये आदमी दौड़ रहा है, ये आदमी घबरा रहा है, ये आदमी को जो है यहां से भागना पड़ेगा, अभी टाइगर सामने आ गया है, अब तुम स्लो स्लो ब्लड का फ्लो करोगे तो ये भाग ही नहीं पाएगा, इसकी मसल्स उतनी तेज कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी, मसल्स में ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, तो इसको तो भागना पड़ेगा जान बचाने के लिए। तो हार्ट को इलेक्ट्रिकल मैसेज, हार्ट को सूचना आई, नर्वस सिस्टम ने बोला कि हम जानते हैं। Hi,
Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. क्या बोला? नर्वस सिस्टम ने बोला, ये बोला, जानता हूं कि तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है, जानता हूं कि तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं हो, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं। किस फिल्म का डायलॉग है बताइए? हाँ ठीक है, आप देखते किस कौन जो है वो बहुत फिल्मी टाइप का के, जानता हूं कि आपको सहारे की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं। ठीक है, तो आप बात सुनिए ध्यान से के। तो हार्ट को कहता है नर्वस सिस्टम कि भैया ऐसा है कि मालूम है तो मायोजनी को अपना काम खुद कर लोगे, लेकिन हमारी कहना मानो कि दौड़ने वाला टाइगर सामने आके भागेगा, मसल कंटेक्ट होगा, ब्लड चाहिए और घबरा रहा है। ठीक है, या पिछले 3 साल से फूल लेके खड़ा हुआ है, आज ये फूल की बारी आई है, सोच रहा है आज ये, तो थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ा दो भाई, ताकि आदमी को थोड़ी हिम्मत आ जाए। ये एग्जांपल को छोड़ दो अभी, ठीक है, तुमको समझ में यही एग्जांपल आता है सच के, इसको छोड़ देते हैं। अब वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। कहने का मतलब ये है, व्हेनेवर देयर इज रिक्वायरमेंट, जब जरूरत पड़ेगी हार्ट जो है वो तेजी से काम करेगा। उसको पता कैसे चलेगा? नर्वस सिस्टम बताएगा उसको। देयर मस्ट बी ए सप्लाई, सिंपैथेटिक सप्लाई होना चाहिए वहां पर एक के, और वो सप्लाई किसके थ्रू होती है? वो जनरली वेगस नर्व प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस थिंग। फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? वो कहता है भैया ठीक है, हो गया ना, सब हो गया, अब शांत, भाग गया टाइगर, तुम पेड़ पे चढ़ गए, अब तुम ठंडे हो जाओ। अब तो क्या होगा, इतना तेज से हार्ट पाउंडिंग करेगा तो हार्ट फेल हो जाएगा, अभी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो जाएगा, अभी डॉक्टर भी नहीं आसपास, नीचे टाइगर खड़ा हुआ है, आप शांत हो जाओ, हो गए, भाग गए, चढ़ गए ऊपर ना, तुम्हें जितनी हिम्मत चाहिए मिल गई ना। ठीक है, अब हां होना है कि ना होना बात अलग है, लेकिन ये कि अभी हो गया ना, बस ठीक है, अब शांत हो जाओ। पैरासिम्पैथेटिक ने बोला कि शांत हो जाओ, है ना। चलिए यही कहानी सुनते हैं हम यहां पे, कैसे काम करता है। अब ये सारा कुछ अब ये आपको बोलना नहीं पड़ा कि दिमाग में सोचा, आपने बोला कि आपने सोचा कि मुझे अपना हाथ ऊपर उठाना है, आपने उठा लिया अटके, आपने बोला तेज धड़कना है तो हार्ट तेज धड़कना, ऐसा नहीं हुआ, आपके कहने पे तो है ही नहीं है, उसने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया आपको, आपके ब्रेन को पहले रिजेक्ट कर चुका है हार्ट। बोला कि भैया इंसान को तो सोचना ही मतलब, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से बोलो कि तुम बड़ी जान, रॉकेट कैसे बनेगा, है ना, कैसे एग्जाम में चीजें करनी है, कैसे अच्छा व्यवहार करना है, ये सब तुम्हारे ऊपर भाई, तुम सोचो। लेकिन जो वाइटल फंक्शन है ना, सांस लेना, ये सब हम तुमको नहीं देंगे, क्योंकि तुम भूल गए, तुम चाबी रख के घर में भूल जाते हो, और तुम अभी हार्ट को चलाना भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना भाई। ठीक है, इसलिए नहीं देंगे हम। ठीक है, बताया था ना मेरे को, सांस लेना भूल गए, वो स्कूटी वाला एग्जांपल याद है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हार्ट ने को भैया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, तुमको कुछ करना ही नहीं है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट को रेगुलेट करता है। उसमें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको बोला तुम रहने दो दादा, कि तुमको हमें नहीं बोलना, ठीक है, कैसे हम ऑटोनॉमिक से काम चला लेंगे, ठीक है ना। उसको बोला कि भाई हमको जो है वॉलंटरी नहीं करना, हम कंट्रोल, इनवॉलंटरी अपने आप काम चल रहा होगा। ठीक है, देखिए वेगस नर्व, मैंने कहा देखो, हाँ जो मैं आपसे कहता था कि जो ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो है देख रहे हैं आपके, वेगस नर्व देख रहे हैं यहाँ पे आप, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वेगस, देखिए आप क्रेनियल नर्व देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं आपके, ठीक है। तो आप पूरा हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन, यदि हम सेंसरी न्यूरॉन की बात करें, मोटर न्यूरॉन की बात करें, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन है, जो सूचनाओं को जो है क्या सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं बेटा, सूचनाओं को लेकर ब्रेन तक आ रहे हैं बेटा, के सेंटर कार्डियोवास्कुलर सेंटर तक लेके आ रहे हैं के, वो सेंटर कहां पर है, मेडुला ऑब्लंगेटा में सेंटर है के। सेंसरी न्यूरॉन कहां, मैंने कहा आपसे कि बैरो रिसेप्टर के, बैरो रिसेप्टर, बैरो का मतलब क्या होता है, प्रेशर, बैरो मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं, प्रेशर, दबाव, यानी कि दबाव कितना है हार्ट आर्टरी में, कहीं हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बैरो रिसेप्टर पता लगाते हैं। कि कहां होते हैं, आर्च ऑफ एरोटा में होते हैं, कैरोटिड साइनस में होते हैं। कि एरोटा का जो आर्च होता है ना, आर्च ऑफ एरोटा समझ गए ना आप, ऐसा ये घुमा, ये दिस इज द आर्च ऑफ एरोटा, के दिख रहा ना ये आर्च ऑफ एरोटा, दिस इज द आर्च ऑफ एरोटा बेटा। ठीक, सुनो बात को ध्यान से, एनसीईआरटी में तो एक लाइन लिखी बेटा, पर सुन लो अच्छे से, हम क्या देख रहे हैं, आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा में बैरो रिसेप्टर होते हैं। बैरो रिसेप्टर मतलब ब्लड के प्रेशर को लगातार मेजर करते रहते हैं कि कहीं कम तो नहीं हो गया, मेंटेन तो है, प्रॉपर तो है ना,
उसे वो जो है वो मेजर करते थे। तो बेरोरिसेप्टर प्रेजेंट है कहां पे, कैरोटिड साइनस में, और जो है वो कैरोटिड साइनस कहां सप्लाई कर, ये कैरोटिड आर्टरी, जहां से निकल के जा रही है ऊपर, वहां पे कैरोटिड साइनस प्रेजेंट है, तो वहां पर बेरोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर आप देख रहे हैं कि जो अब हार्ट को तेज करना है, दिल धड़का तेज धड़का, तो ये इंफॉर्मेशन आई तो किसके थ्रू आई, आप देख रहे हैं वेगस नर्व जो है वो, मैंने कहा ना रोल प्ले करती है एसए नोड। मेन काम क्या पड़ा, उन्होंने कहा हार्ट के पेसमेकर से बोलो, वही काम करता है, जो मेन जो हार्ट ऑफ द हार्ट है वो एसए नोड है, एसए नोड को इंपल्स गया, अब एसए नोड ने जो उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। देखते देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए बेटा ये चीजें, तभी तो एमसीक्यू बनेंगे, है ना। देखो सिंपल, सिंपैथेटिक नर्व जो होती है उनकी एक्टिविटी से हार्ट रेट बढ़ जाता है, इट इंक्रीज द हार्ट रेट के, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है उनकी एक्टिविटी से हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो वेंट्रिकल के मायोकार्डियम को जो है इंफॉर्मेशन देती है, और मायोकार्डियम जो है वो तेजी से, मोर प्रेशर से वो ब्लड को थ्रो कर सकता है, जितना प्रेशर से ब्लड को थ्रो करेगा उतना अधिक ब्लड बाहर निकलेगा, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। एसए नोड क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, अधिक बीट प्रोड्यूस करेगा, तो हार्ट, अब की सिंपल से हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय दी स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या आ गया, कार्डियक आउटपुट आ गया, याद है ना, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, देखो कैसे काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एसए नोड को सूचना भेजेगा, बोलेगा कि भैया हमें अधिक ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो तुम जल्दी जल्दी बीट बनाओ, प्रोड्यूस करो, तो हार्ट रेट जो है 72 से बढ़ के 92, 108, 118 बढ़ गया, ठीक है, तो मतलब एसए नोड जो है वो अधिक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करेगा, ठीक है। फिर एट द सेम टाइम वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको और ताकत है, उनको बोला कि तुम और जोर से कॉन्ट्रैक्ट करो, तो वेंट्रिकल ने जोर से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो याद है आपको कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है ना, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, याद है ना, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml का था वो 80 ml हो गया, थोड़ा ब्लड और बाहर निकल गया, और इधर हार्ट रेट 70 से बढ़ के 80 हो गया, तो 80 into 80 तो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला फ्लो चार्ट बना लीजिए फटाफट। देखो थोड़ा नोट करना पड़ेगा भाई, आप सोचोगे हर जगह मैं आपको शीट दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, तो इतना लड्डू नहीं खिला सकता मैं, क्या आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकते, आपको थोड़ा एफर्ट खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे कोचिंग क्लास समझिए, इसको जो है वो जो होता है ना KG1 KG2 के हाथ पकड़ के पेंसिल से चलवा दिया मार के, वो मत समझिए, ठीक है। ये क्लासेस है तो क्लासेस में क्लासेस के समान व्यवहार करना है, तो नोट भी करना है आपको, समझ गए। डांट रहा हूं आज मैं आपको, ठीक है, बहुत दिन से डांटा नहीं, तो आज सोचा डांट दिया जाए आपको। नोट करो, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ना, अब क्या हार्ट पे केवल नर्वस सिस्टम काम करता है, नहीं कि हार्ट को रेगुलेट करने में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी पीछे नहीं है, वो भी बोलता है कि भैया देखो लॉन्ग हम भी तुम पे असर डाल रहे हैं, थोड़ा हम भी कोशिश कर रहे हैं पूरा, तो अब केमिकल रेगुलेट, देखो वो तो हो गया नर्वस सिस्टम के, वो तो न्यूरल कंट्रोल में चली गई बात, वो जहां आपने बोला ना कि बैरोरिसेप्टर से ग्लासोफेरिंजियल नर्व इंफॉर्मेशन लेके आया, वेगस नर्व एसए नोड तक गया के, तो वो तो इंफॉर्मेशन क्या हो गई, वो तो चीज हो गई है नर्वस सिस्टम वाली। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल रेगुलेशन की। देखो जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो उसके प्रभाव में क्या होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होने लगती है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका संबंध हो गया PCO2 से, हो गया PO2 से, हो गया pH वैल्यू से संबंध हो गया। इसका मतलब जो pH वैल्यू यदि मान लो जो है pH वैल्यू घटने लगता है, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब pH वैल्यू घट रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, PCO2 बढ़ रहा है, PO2 कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जो है वो मैंने क्या कहा, इसको मैं हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े ना बेटा, PO2 घट रहा है, PCO2 बढ़ रहा है, pH घट रहा है, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ओवरऑल हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। एक तो ये हो गया। फिर हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट केमिकल हो गया ये, फिर हमारे जो अब ये हार्मोन याद रखें, वेरी
जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो भी आपके याद है ना, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एड्रेनलिन जो होता है क्या, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है कि द हार्मोन फॉर फाइट और फ्लाइट, झगड़ा करो, लड़ लो या भाग जाओ, कि वो वाला हार्मोन है कि तो क्या हुआ, इमरजेंसी हार्मोन है। तो एड्रेनलिन जो होता है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, नॉर एड्रेनलिन जो है इसको डिक्रीज करता है। थायरॉक्सिन जो होता है ये भी हार्ट रेट को बढ़ाता है, इसलिए हाइपर थायरॉइडिज्म के हाइपर थायरॉइडिज्म में जब थायरॉक्सिन का लेवल जो है बॉडी में बढ़ने लगता है ना, तो वहां भी पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया केमिकल रेगुलेशन ऑफ हार्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखें एड्रेनलिन हार्ट रेट को जो है वो बढ़ाता है, नॉर एड्रेनलिन कम करता है इसमें, और थायरॉक्सिन जो होता है वो हार्ट रेट को जो है बढ़ाता है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एनसीईआरटी क्या लिखा है इसके बारे में। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अब बिल्कुल हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रांसिकली, अपने आप कंट्रोल होती हैं, वो ऑटो रेगुलेटेड होती हैं, स्पेशलाइज्ड मसल होती हैं, नोडल टिश्यू बोलते हैं, इसलिए हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक बोलते हैं। पढ़ा है हमने अच्छे से, कोई डाउट नहीं कि हमने मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक में डिफरेंस भी लिखा था, याद करो। ठीक है, फिर ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, कहां होता है सेंटर बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, जो कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन, कार्डियक फंक्शन को वो चालू या बंद नहीं कर सकता है, केवल उसे मॉडरेट कर सकता है, कि इसको बढ़ा सकता है, थोड़ा कम कर सकता है, पर चालू या बंद नहीं कर सकता है। किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करता है वो, कोई डाउट नहीं, समझ गए। ठीक है, फिर न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भाग होती है, कैन इंक्रीज दी हार्ट बीट को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे हार्ट बीट को, मैंने बताया आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, इससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अभी हमने फ्लो चार्ट बनाया इसका, ये जो एनसीईआरटी में लिखाना बेटा वही आपने फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है कि हार्ट बीट बढ़ जाएगा सिंपैथेटिक से, के स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का, उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भाग होता है, ये हार्ट रेट को कम करेगा, स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल को भी कम करेगा बेटा, कुल मिला के ये कार्डियक आउटपुट को जो है वो ओवरऑल कम कर देगा। तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तेजी से जो हो रहा था, अधिक एक्शन पोटेंशियल बन रहा था, उसको भी कम करेगा, और इसके अलावा हार्ट बीट को के रेट को भी कम करेगा। तो कुल मिलाकर जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो कार्डियक आउटपुट को घटा देगा। यही देखा था हमने फ्लो चार्ट में बेटा, है ना। ठीक है, ठीक। फिर एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन के ये दे इंक्रीज आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट के। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि एनसीईआरटी में लिखा है कि दोनों एक समान ही काम करते हैं, पर मेडिकल में के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो एड्रेनलिन जो है बढ़ाता है, नॉर एड्रेनलिन कम करता है। ठीक है, पर जो एनसीईआरटी में लिखा हम उस पर जब हार्मोन पढ़ेंगे तब हम एक बार उस पर दोबारा से बात करेंगे। अभी इतना दिमाग में डाल लो आप कि एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो होते हैं वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, फ्लाइट और फाइट में वो हेल्प करते हैं, इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गई कि हमारे हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ समस्याओं की, कुछ ऐसी बीमारियों की बात करेंगे जिन बीमारियों का संबंध जो है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से है, जिन बीमारियों का संबंध हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, आप जो स्क्रीन में इक्विपमेंट देख रहे हैं ये क्या है, ये ब्लड प्रेशर मापने की मशीन है, स्फिंगो मैनोमीटर बेटा के। ये जो है वो ये कैसा होता है, ये होता है आपका, यानी ये कई तरह के आते हैं, मरकरी वाला आता है, आजकल के वैरायटी ऑफ जो है वो स्फिंगो मैनोमीटर आते हैं। तो बेसिकली क्या है बेटा, ये ब्लड प्रेशर मापने का इक्विपमेंट है, इससे हम ब्लड प्रेशर को जो है वो मेजर करते हैं। ठीक, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कितना होता है। 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और 80 क्या होता है, 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, जब हार्ट ने जो है वो हार्ट ने क्या किया, सिस्टोल किया, बीट जनरेट हुआ, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड बाहर निकला, सिस्टोल है, रिलैक्स किया, डायस्टोल के। तो जब सिस्टोल ने, जब कभी हार्ट ने ब्लड को बाहर इजेक्ट किया तब जो प्रेशर था वो 120 mmHg होता है, और जो प्रेशर का वहां का जो है वो आपके डायस्टोल के समय होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, 80 mmHg होता है। ठीक है ना, क्लियर। ब्लड प्रेशर किस आर्टरी से मापते हैं, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी ने ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस आर्टरी का प्रेशर बेसिकली हम मापते हैं वो होती है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है ना, देखते हैं हम। देखो आज देखें हम तो इंडिया में थ्रू आउट द ग्लोब देखें हम तो तकरीबन
हर 3 में से एक व्यक्ति को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है के दुनिया की सबसे अधिक बेची जाने वाली मेडिसिन के मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया भी था कि फार्मा इंडस्ट्री में वो दवाएं जो सबसे अधिक बिकती हैं, सबसे बड़ा टर्नओवर जिन दवाओं का है, सबसे बड़ा मार्केट जिनका है, वो दवाएं पैरासिटामॉल नहीं है, बुखार की दवा नहीं है, बुखार 3 दिन रहता है फिर आदमी ठीक हो जाता है, वो दवाएं हैं ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की। सबसे बड़ा मेटफॉर्मिन हुआ, एम्लोडिपिन हुआ, एटेनोल हुआ, ठीक है, ब्लड प्रेशर की दवाएं, डायबिटीज की दवाएं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाएं दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर कवर करती हैं, सबसे अधिक बड़ा टर्नओवर होता है इन दवाओं का, हर फार्मा कंपनी ने ये दवा निकाली होती इसीलिए, ठीक है। मार्केट बहुत बड़ा है इसका, क्योंकि हर 3 में से एक आदमी को जो है ब्लड प्रेशर का इशू है, प्रॉब्लम होता है उसे, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है बेटा ब्लड प्रेशर का में एक्चुअली क्या है ब्लड प्रेशर के, ये क्या है, ये है आर्टरी की वॉल का जो फोर्स है, जब ब्लड को पंप किया, जब ब्लड को आर्टरी में डाला हार्ट ने, तो आर्टरी की वॉल में कितना प्रेशर जनरेट हुआ उसको हम मेजर करते हैं, वो फोर्स है के। तो बेसिकली क्या होता है ब्लड प्रेशर इज दी मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू आर्टरी वॉल के, यानी ब्लड प्रेशर क्या है, वो उस प्रेशर का सूचक है, उस प्रेशर का मापन है जो आर्टरी की वॉल पर अप्लाई करता है हार्ट के। तो मतलब जो ब्लड है वो किस प्रेशर से आगे बढ़ता है, इसीलिए मैंने कहा था ना आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो पल्सेटाइल होता है, पल्स के थ्रू होता है, वो झटके से आगे बढ़ता है, ठीक है। हाई प्रेशर आर्टरी के अंदर मेंटेन रहता है, ठीक है, क्लियर। तो ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन टू आर्टरी वॉल, आर्टरी की वॉल पर जो दबाव लगा होता है, जो फोर्स लगा होता है, उसके मेजरमेंट को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। किस तरह का है टेंडेंसी, बोलो किस तरह का प्रेशर, तो आप बोलोगे ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक तरह का। अरे ब्लड क्या है, ब्लड तो लिक्विड मीडियम है, और लिक्विड के थ्रू कोई प्रेशर को जनरेट करोगे वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, वो होगा कि नहीं होगा, एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। कौन जनरेट कर रहा है इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे हार्ट का जो पंप कर रहा है वो जनरेट कर रहा है इसको, ठीक है। देखिए ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं हम ब्रेकियल आर्टरी, आर्टरी का नाम याद रखना, ठीक है ना, ये एक बाउंसर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ब्रेकियल आर्टरी से इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक कितना है 120 mmHg, डायस्टोलिक कितना है 80 mmHg, 70 को 80 कर लो बेटा, 80 mmHg, ठीक है ना, ठीक। हम क्या करते हैं, हम जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हम एक कफ लगाते हैं, आर्म, ठीक है, लगाया हमने, लगाने के बाद क्या करते हैं, उसको हमने लगाने के बाद हम जो है उसको प्रेशर से इतना प्रेशर देते हैं हम कि वो ब्लड का फ्लो रोक दे वो, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं, यहाँ पे क्रोटोकॉफ साउंड सुनते हैं, उसको बोलते हैं क्रोटोकॉफ साउंड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने ब्लड प्रेशर की मशीन से आपने प्रेशर लगाया, इतना प्रेशर लगाया कि वो जो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो फ्लो था ब्लड का रुक गया, साउंड सुनाई पड़ा, रुक गया, ठीक है। फिर आपने धीमे से छोड़ा उस मशीन को, ठीक है, तो झटके से ब्लड आगे बढ़ेगा, देन आपने फिर साउंड को रिकॉर्ड किया आपने, और आपका जो मर्करी स्केल पे वो फ्लक्चुएट करेगा, वो आपने रीडिंग ले लिया, आपने कहा अच्छा 120 mmHg है, फिर नीचे आके जब और एक साउंड, एक चूंकि ब्लड रुका हुआ थे और तेजी से ब्लड फ्लो करेगा आगे आर्टरी में, तो एक साउंड जनरेट होगा और वो साउंड डिसेप्टर हो जाएगा, डिसेप्टर हुआ, आपने कहा ये डायस्टोलिक, यहां से नॉर्मल फ्लो शुरू हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर है ये, ठीक है ना। ये है प्रेशर को नापने का तरीका, ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू नापते हैं। और जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले यही सिखाएंगे, सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर लेना ही सिखाया जाएगा आपको, ठीक है, ठीक। देखिए आप क्या लिखा है इसमें, देखो पूरा प्रोसेस लिखा है, ब्लड प्रेशर है उसको मेजर करना है हमें, हमने जो है रबर का कफ जो है उस हमने कफ लगाया, उसको हमने एयर भर के इन्फ्लेट किया, हमने ब्रेकर आर्टरी को हमने क्लोज कर दिया, प्रेशर कफ में जो है 120 mmHg से ऊपर का होगा तो हमें कोई भी साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा। फिर हमने स्टेथोस्कोप को लगाया हमने और प्रेशर को हमने जो है वो कम करना शुरू किया, आपको स्टेथोस्कोप में साउंड सुनाई पड़ेगा, जैसे पहला साउंड सुनाई पड़ा आपने कहा ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, फिर साउंड जैसे डिसेप्टर हो गया आपका, जैसे साउंड डिसेप्टर हो गया आपने कहा जिस पॉइंट पे डिसेप्टर हुआ साउंड आपने कहा ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो वो जो साउंड की केवल ड्यूरेशन है वही वहां यहीं से है, साउंड शुरू हुआ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, साउंड गायब हुआ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, क्लियर। ये सिंपल तरीका है, यानी हमने उसके पाथवे को ब्लॉक किया और हमने उसके प्रेशर को फिर मेजर कर दिया उससे हमने, ठीक है।
देखो ना, अब हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर जो है क्यों होता है, पहले आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, बर्नौली की थ्योरम पढ़ा होगा, सर ने आपको बताया होगा कि भाई सिंपल सी बात है, कोई पाइप है, जिससे मैंने आपसे कहा कि हम फ्लो कर रहे हैं, एक पाइप ये है, इसमें जो है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर से जो है लिक्विड फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है ना। फिर दूसरा पाइप सेम, दूसरा पाइप ये है, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इससे फ्लो करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इससे फ्लो करेंगे हम, ठीक है, ठीक। प्रेशर हमने सेम लगाया हुआ है, प्रेशर हमने सेम लगाया हुआ, तो क्या अब हमने जो है वो सेम वॉल्यूम को हमने थ्रो किया है, डायमीटर केवल कम कर दिया, तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि यहां पर इसकी तुलना में इसमें प्रेशर आपको अधिक, इसमें प्रेशर आपको अधिक दिखाई पड़ेगा आपको, के तो होता क्या है कि जो बड़ी आर्टरी होती है उनमें अधिक फैट खाने कारण, अधिक कोलेस्ट्रॉल डाइट में होने कारण वो आर्टरी के वॉल में ब्लॉकेज होने लगता है धीमे धीमे, ठीक है, रास्ता नैरो होने लगता है, रास्ता नैरो होगा तो फ्लो बढ़ जाएगा तेज। आपने कभी, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मटके, वो ये है कि आपने कभी बगीचे में पानी डाला है, नल में पाइप लगा के बगीचे में पानी डाला आपने, बगीचे में पानी डाल रहे हैं हम लोग तो पास पानी नॉर्मल डाल रहे हैं, फिर हमने पाइप का अगला सिरा प्रेस किया तो पानी दूर तक गया कि नहीं गया, छोटा वाला भाई आ गया, आप बगीचे में पानी डाल, छोटा वाला भाई आ गया और आपको परेशान करने का मन है उसको, आपने पाइप का अगला सिरा दबाया और तेज फुहार आई उससे, तेज एकदम निकला वाटर और आपने उसको भिगो दिया, ऐसे ही होता है, छोड़ दोगे पाइप, अरे होली आने वाली है, होली आएगी तो आप देखोगे ना आप लोग पाइप से ही भिगा देते हैं लोग, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि पाइप का अगला हिस्सा दबाया मतलब आपने डायमीटर कम किया, उसका नैरो कर दिया आपने, तो फ्लो बढ़ गया। ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है कि यदि आर्टरी में कुछ फैट जमा होने लगेगा, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगेगी, तो उससे क्या होगा कि ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर एक लेवल के ऊपर बढ़ जाएगा तो वो हमारे ऑर्गन को डैमेज करने लगता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो ऑर्गन को धीमे धीमे डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। देखिए आपने देखा ना इसमें हमने एक मिनट कहाँ गया, देख रहे हैं आप, देखो आप ना कि नॉर्मल प्रेशर में नॉर्मल वॉल बना हुआ है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल पे क्यों प्रेशर बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि वॉल में धीमे धीमे फैट जमा रहा, प्लाक जमा हो रहा है उसमें, ठीक है, और वॉल जो है वो धीमे धीमे डैमेज होती है इससे, ठीक है। देखिए है ना, बिल्कुल इन्हें हमने कहा ना जो बर्नौली का थ्योरम में था वही यहां पर काम कर रहा है बेटा, ठीक है, वही यहां पर काम कर रहा है। देख रहे हैं आप, ये प्लाक कैसे बना, अधिक कोलेस्ट्रॉल डाइट में होने से, फैट अधिक लेने से प्लाक फॉर्मेशन हो गया। देखो आप, डायमीटर नैरो हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, है ना बेटा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अब हार्ट अटैक क्यों होता है, जब कभी कभी क्या होता है, ये इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि वो प्लॉक को तोड़ देगा, ये टूट गया और ये टूट के यहां आ गया और ये हार्ट की आर्टरी को जाके बंद कर देता है, तो वो कारण होता है हार्ट अटैक का, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, देखो अब इसका मतलब जब ब्लड प्रेशर कम होगा नॉर्मल वैल्यू से तो हम बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर रेट के, तो आइडल, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है कि आइडल ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो 120/80 हम बोलते जरूर है, परंतु उसकी भी एक रेंज होती है कि कहां आप उसको बोल सकते हैं प्री हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, कहां आप उसको हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। 140/90 के ऊपर आप चिंता कब करना होता है हमको, जब ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 को क्रॉस कर जाए, ठीक है ना, तब हम बोलते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर वाली रेंज में आ चुका है वो, ठीक है ना। चिंता कब करना है, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से कम हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो आपका 60 से कम हो जाए, वो 60 से कम हो जाए, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ये लो बीपी है, लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आता आदमी करके लो ब्लड प्रेशर के, है ना। अब 100 से ऊपर है, 140 से नीचे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 के ऊपर है और 90 से अंदर है तो चिंता नहीं करना है, क्लियर, ठीक है ना, नहीं तो अभी चेक करके चिंता करने लगे हम लोग, ठीक। देखो हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक ना, ब्रेन में बारीक बारीक आर्टरी होती है, वो प्रेशर को बियर नहीं कर पाती है, कुछ समय तक सहन करती है, उसके बाद वो फट जाती है, तो ब्रेन स्ट्रोक होता है। हम बोलते हैं कि ब्रेन जो है वो ब्रेन हैमरेज हो गया है, दिमाग की नस फट गई है, तो दिमाग की नस फटना, ब्रेन हैमरेज का होना, स्ट्रोक होना, वो इसी कारण होता है। आंखें, आई डैमेज करती है, आंखों में जो है वो रेटिना के पास जो बारीक सप्लाई होती है वो बस्ट कर जाती है, उससे जो है वो आई डैमेज होती है। फिर हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है, किडनी डैमेज होती है इस सेट के, और जो है जो क्लॉट होते हैं, जो आर्टरी के अंदर जो क्लॉट होते हैं वो क्लॉट कई बार टूट जाते हैं और वो क्लॉट टूटने के बाद जो है हार्ट अटैक या स्ट्रोक को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हम एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन इज द टर्म
फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल, नॉर्मल 120/88, क्या ठीक। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, पंपिंग प्रेशर है। 80 mmHg इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है ना। इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 148 और 90, मतलब 140/90, तो ये या इससे अधिक दिखाई पड़ता है तो हम कहते हैं कि ये हाइपरटेंशन है। 140/90 इज द लोएस्ट लिमिट, क्या, तो हम कहते हैं कि उसे हाइपरटेंशन है। इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज क्या हो गया, वो हो गया आपका 139, 89। एनसीईआरटी बोल रहा है आपसे कि 140/90 है या इसके ऊपर है तो वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ गया। मतलब कौन सा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आएगा, 140/90 का, एज पर एनसीईआरटी बोला हमने। क्या मेडिकल भी यही कहता है आपसे, पर इतना प्रेसिजली, मतलब हम लोग मेडिकल में क्या करते हैं, हम लोग जो है एक, अब आप बोलेंगे कि सर आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी को बीपी है या नहीं है। हम लोग कम से कम 3 बार बीपी लेते हैं, बैठा कर लेते हैं, पेशेंट को लिटा कर लेते हैं, खड़ा करके लेते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, लाइंग डाउन पोजीशन में 3 रीडिंग लेते हैं 15-15 मिनट के अंतर से। आदमी को लगता है कि तो बहुत झिला दिए डॉक्टर साहब, तो बहुत झिला दिए, मतलब पौन घंटा बीपी ले रहे, डॉक्टर साहब कुछ आता ही नहीं है। डॉक्टर साहब सारी संभावनाओं को कि कहीं तुमको पोस्चरल हाइपोटेंशन तो नहीं होता है, कहीं बॉडी खड़े होने पे बीपी बढ़ता तो नहीं है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को भी चेक कर रहे हैं साथ में वो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर पेशेंट को क्या बोला उसको कि तुम अब 1 वीक के बाद आना, फिर से बीपी लेंगे, दवा नहीं लिखेंगे अभी। हमारे जैसे डॉक्टर फीस, अभी दवा नहीं लिखी तो फीस भी नहीं लेंगे। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई। पर यकीन मानिए मेरा कोई भी पेशेंट आज तक भागा नहीं है कि वो अगली बार ना आया हो, वो आता है। आप बोलोगे सर ऐसा तो चला जाएगा आदमी छोड़ के, अगली बार तो फीस आएगा नहीं, आप तो ऐसे ही देख लिया, आप तो आधा घंटा भी दिए उसको और आपने जो है उसको दवा भी नहीं लिखी, फीस भी नहीं ली, तो भाग जाएगा? नहीं भागता। पेशेंट और डॉक्टर का संबंध है ना बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। बहुत भरोसा करता है पेशेंट आप पे, तो नेक्स्ट टाइम आएगा, फिर वही प्रोसीजर हुआ उसका, समझा दिया उसको कि देखो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि तुमको जो यदि मान लो दवा शुरू हो जाएगी तुमको लेनी पड़ेगी पूरे समय, ठीक है ना, पहले एक बार चेक तो कर ले। फिर उसने बोला कि साहब घर में ठीक रहता है, आपके यहाँ आके घबराहट हो जाती है, मेरे को इसलिए बढ़ जाता है बीपी। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हम तुमको अब हमको डाउट है कि ब्लड प्रेशर हो सकता है, हमने उसको 3-4 हज़ार रुपये उसके खर्च करवाए। कैसे? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही खराब बातें कर रहे हो, आपके पैसे खर्च करवा रहे हो उसको। हमने कहा कि भैया हम तुमको जो है डायग्नोस कभी गलत तरीके से नहीं होने देंगे। हम क्या करते हैं, हम फिर उसके बाद जो है वो कराते हैं एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग आते हैं, एक मशीन लगा देते हैं उसके। हम एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग में एक मशीन लगा देते हैं, उसका एक कफ लगा होता है, एक मशीन लगा होता है, ठीक है। और उसको बोलते हैं 24 घंटा तुम्हें ये मशीन लगा के रखना है, सोते जगते उठते बैठते तुम जो, और अपना नॉर्मल काम, ऑफिस जाना ऑफिस जाओ, दुकान पर बैठना दुकान में बैठो, काम करो, 24 आवर मशीन लगी होती है। फिर मशीन का रिपोर्ट आता है हमारे पास में, 24 घंटे में कितना बीपी फ्लक्चुएट किया। देन हम पता लगाते हैं कि भाई हाँ अब इस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, इस ग्रेड का हाइपरटेंशन है, देन अब तुम्हें दवा खानी पड़ेगी। और तुम्हारी बिल्कुल भी हम नहीं सुनेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब दवा नहीं खाता हूँ, मैं तो बाबा रामदेव वाला, नाम नहीं लेना छिटके, मैं बाबा जी वाला, मैं योगा करता हूँ, मैं है ना अपने पैरों को सर के ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ, मेरे को कभी कभी ऑक्टोपस जैसा फील होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो सिफिलोपोडा बन जाऊँ, मेरे, अरे पूरा योगा करो तो सिफिलोपोडा जैसी फीलिंग हो जाएगी सर पे पैर। अब मैंने देखा एक बार बाबा जी को देखा मैंने कि उन्होंने अपने दोनों पैर लिए और सर पे ऐसे ऐसे लगाए घुमाए। अरे भाई ऐसा बनाई नहीं बॉडी हमारी। मैं कहता हूँ योगा बहुत अच्छी है, स्ट्रेचिंग कीजिए, बढ़िया योगा कीजिए, लेकिन ये उल्टा सीधा की इधर मान लो गांठ वाट लग गई, कुछ ऐसा गांठ वाट लग गई, खुल ही नहीं पाई गांठ, तो फिर कैसे क्या करेंगे? तो मतलब मैं तो बहुत डरता हूँ भाई इस तरह के उल्टे सीधे मूवमेंट से। लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे जिनको मैंने ऑर्थो वाले को रेफर किया, वो ऐसे थे कि मतलब अपना उन्होंने एकदम देखो कर लेते लोग, जो वो बहुत लंबी ट्रेनिंग है। आप सोचते ना कि बाबा जी जो है वो तो एक बार किसी शो में रणवीर सिंह को भी हरा दिए, ठीक है, क्योंकि वो कितना जिम जाता सब करता है। बाबा जी फिट आदमी है, फिट इसलिए कि पूरी जिंदगी लगा दी योगा में उन्होंने। तुम और हम क्या 15 मिनट सुबह योगा करने वाले हैं? हमने बाबा जी को देखा 15 मिनट में, हमने कहा चलो हम भी सर को पैर पर रखेंगे, सिफिलोपोडा जिसके सिर पर पैर होते हम भी बनेंगे। तो फंस गया,
प्रोग्राम फेल हो गया। तो भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बात समझ में ही आई बेटा कि जो लोग पेशेंट बोलेगा हम योगा करेंगे उससे कम कर लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हमको जड़ी बूटी मिलेगा, ये तो अब डांट पड़ती पेशेंट को, अब डांट पड़ती पेशेंट को। पूरे एविडेंस मेरे पास है, तुमको ये प्रॉब्लम है, दवा खानी पड़ेगी, नहीं तो जाइए यहां से। अब पेशेंट ने बोला, 2 बार तो बड़े प्रेम से बात कर रहे थे, इस बार फीस देनी, डॉक्टर साहब अकड़ भी रहे, क्योंकि सच तो बोलना पड़ेगा ना, सच नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है आप बोलोगे कहां खो गए सर, मैं बता रहा हूं को बेटा कि इतना आसान नहीं है कि आपने एक रीडिंग लिया, आपने उठाया बीपी, एक रीडिंग ले ली कि सर ने कहा था ऐसे एक रीडिंग लेना है, और वो हाई बीपी हो गया, इसको लो बीपी हो गया, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर जो है वो, इसलिए गूगल कम यूज करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो अब बात की हमने हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन ब्रेन एंड किडनी के। तो जो है वो उससे हार्ट डिजीज होता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, कई बार किडनी फेलियर का खतरा होता है इसमें। ठीक है। देन कम टू दी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करते हैं हम, सीएडी की बात करते हैं हम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी कहते हैं। ठीक है। अब ये क्यों होती है, इसका कारण होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है, वो ब्लड को हार्ट कार्डियक मसल तक ब्लड को लेकर ही नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कारण ये है कि वहां पर कुछ ब्लॉकेज आ गया है। ठीक है। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है और इसमें तेज दर्द होगा, इसमें इंटेंस पेन होगा इसमें व्यक्ति को, और जो है वो उसको जो है, और यही हार्ट अटैक की शुरुआत ही है, दिस इज द हार्ट अटैक एक्चुअली यही हार्ट अटैक है। ठीक है। यदि वो सप्लाई रुक जाता है तो मायोकार्डियम जो है डैमेज कर जाएगा, उसे बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलेंगे उसको। ठीक है। एमआई बोलेंगे, एमआई मतलब मिशन इंपॉसिबल नहीं, मायोकार्डियम इन्फाक्शन बोलते हैं हम लोग मेडिकल में। ठीक है। देखिए नॉर्मल आर्टरी देखिए आप, नॉर्मल आर्टरी देखिए, नॉर्मल आर्टरी का ल्यूमेन देखिए और कोरोनरी आर्टरी देखिए, ब्लॉकेज हो चुका ना, ये सब देखिए, ये सब पूरा ब्लॉकेज, येलो देखिए ब्लॉकेज देखिए। क्यों ऐसा होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत सिगरेट पीते हैं, उनको हार्ट की बीमारी होने का खतरा कई गुना अधिक होता है। कि स्मोकिंग इज दी सिंगल इंडिपेंडेंट फैक्टर, स्मोकिंग सिगरेट पीना हार्ट के लिए एक बड़ा खतरनाक है। पिछली क्लास में मैंने ये बोला, पिछले साल किसी ने लिखा सर मैं तो बीड़ी पीता हूं, तो भैया बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चिलम पीना है ना, ठीक, और वो जितने भी चीज ना, सिगार पीना, वो सब इसी स्मोकिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। सिगरेट तो कॉमन इसलिए बोल देते हैं कि तो स्मोकिंग जो है वो सिंगल इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। फिर हाइपरटेंशन जो होता है वो भी जो है वो आपके जो है वो भी जो है आर्टरीज को डैमेज करता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कारण बन सकता है। कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होना, डायबिटीज, और बैठे रहना, काउच पोटैटो बोलते हैं जो वर्ड है, काउच पोटैटो का मतलब है कि सोफे में बैठ गए तो बैठ गए, जम गए, मतलब स्थापना हो गई। कई लोग ऐसे होते हैं जो मूव नहीं करना चाहते, एक बार जहां बैठ गए ना, अब तुम ही कर दो काम। ठीक है। मतलब वो लोग बैठते नहीं है, हम बोलते हैं कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने जैसा हो गया ना, स्थापना हो गई, कि स्थापित कर दिया गया उनको। हम लोग जैसे हम तो बैठेंगे, बैठ के उठ जाएंगे, पर कुछ लोग इतने ऐसे लेजी होते हैं कि उनकी स्थापना हो गई। टीवी देखा तो स्थापित हो गया, वो पानी भी ला दो हमको, चाय भी ला दो हमको, सब वहीं बैठे बैठे चाहिए। ठीक है। तो बड़ा खतरा है उनके लिए भाई ये तो लाइफ स्टाइल। इसीलिए बोलता हूं सुबह उठ के थोड़ा वॉक पे जाइए, दौड़िए, एक्टिव रहिए, चलिए, खड़े रहिए, थोड़े समय पढ़ते पढ़ते है ना, कमरे में बुक लेके वॉक कीजिए, एक्टिव रहिए। ठीक। चलिए फिर आगे बात करते हैं। देखो है ना कैसे हुआ बेटा ये, तो जो आर्टरी में जो है वो कुछ ब्लॉकेज हुआ, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं नैरोइंग एंड ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हुआ। जब कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हुआ तो कोरोनरी आर्टरी तक सप्लाई नहीं पहुंच पाया, तो उससे हार्ट अटैक आ जाता है। अब क्या करते हैं, जैसे चेस्ट पेन हुआ, कोरोनरी आर्टरी का खतरा हुआ, तो सबसे पहला काम करना चाहिए, फर्स्ट 2 आवर, पहले 2 घंटे होते हैं गोल्डन आवर, फर्स्ट 2 आवर के जानकारी के लिए बता रहा हूं, फर्स्ट 2 आवर गोल्डन आवर होते हैं। झट से जाइए कार्डियक जो है वो 50 तरह के डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़के, जो हार्ट का डॉक्टर है शहर में नियर बाय जो भी अवेलेबल है उसके पास फटाक से पहुंचे जाके, या एमडी मेडिसिन, जो एमडी मेडिसिन वहां अवेलेबल है,
जहां पर अस्पताल में आईसीयू है, जहां पर प्रॉपर मेडिसिन वाला डॉक्टर अवेलेबल है, या जहां पर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वहां फटाफट पहुंचना चाहिए पेशेंट को। और वहां पहुंचने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको या तो थर्मोलाइज करते हैं, यदि मान लो वहां पे डीएम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होगा, मान लो वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होगा, सिंपल एमडी वाला डॉक्टर होगा, तो वो थर्मोलाइज करेगा, वो स्ट्रेप्टोकाइनेस देगा, वो और अच्छे थर्मोलाइटिक एजेंट आ चुके हैं अभी, वो देगा, ताकि वो जो क्लॉट है ना वो हट जाए वहां से, ताकि फ्लो बराबर हो जाए। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए ना तो क्या करेगा, वो समय खराब नहीं करेगा, वो आर्टरी में डालेगा, एक तार, आर्टरी में एक तार डालेगा, लेग से डालते हैं, हाथ से भी डालते हैं, दोनों तरीके से डॉक्टर कर लेते हैं, डाल के और हार्ट तक ले जाएगा। तार कहां जाएगा, वो मशीन से कर एंजियोप्लास्टी करेगा वो, एंजियोग्राफी वाली मशीन तार को लेके पहुंचेगा वो हार्ट तक, और देखेगा, पूरा नजर मारेगा कि कौन सी आर्टरी बंद है, ये बंद है, वहां पे जाके एक स्टंट डाल देगा, पाइप डाल देगा जाके। ये काम करता है कार्डियोलॉजिस्ट के। यानी हार्ट का डॉक्टर क्या काम करेगा कि वो एक आर्टरी में एक तार डालेगा, तार को घुमाता हुआ पूरा है। आप सोचिए, ऐसे तो वीडियो गेम लोग कहते हैं हम तो ऐसा वीडियो गेम खेल लेते हैं, वो जो वीडियो गेम खेल रहा है उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। वो आर्टरी को पकड़ के तार आगे जाएगा और हार्ट की उस आर्टरी तक पहुंचेगा जहां बंद है, वहां जाके वहां पे जहां पे ब्लॉकेज है वहां पे जाके पाइप लगा देगा वो स्टंट। बिल आ गया 70,000 लाख रुपए का, डॉक्टर साहब ने लूट लिया। अब डॉक्टर साहब करके क्या है ये तो देख लो जरा, डॉक्टर साहब करके क्या है ये तो देख लीजिए जरा। तुम्हें ज्यादा मशीन चलो डाल लो भैया। तो कई बार क्या होता है, हम चीजों के का महत्व नहीं समझते कि वो जो कितना लंबा ट्रेनिंग लगा उसको, आदमी को 5 साल लग गया उसको सीखने के लिए कि ये इस मशीन को यहां से डाल के ये तार वहां तक पहुंचाकर वहां पर हमको ढूंढना है आर्टरी कौन सी बंद है और वहां पे पाइप डाल के उसको खोल देना है ताकि नॉर्मल फ्लो बन जाए। देखिए मैं बता रहा हूं जानकारी के लिए, पता होना चाहिए, कल को आप भी मेडिकल फील्ड में होंगे तो यू शुड नो अबाउट इट। देखिए बैलून एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग देख रहे हैं हम, क्या देखें, आर्टरी है, कैथेटर को अंदर डाला, उसमें डालने के बाद प्लाक ने इसको बंद करा था, हमने क्या किया वहां पे जाके उसको जो है बलून को खोल दिया हमने, और वहां पे हमने देखो पाइप लगा दिया, तार लगा दिया कि अब क्या हुआ, खुल गया, फ्लो को हमने आर्टरी को हमने वाइडन कर दिया, अब फ्लो चालू हो गया यहाँ पे ब्लड का। ठीक है, तो समस्या खत्म हो गई। ये एंजियोप्लास्टी है। ठीक है, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, है ना, मजा आया ना जान के कि क्या डॉक्टर क्या काम करते हैं और तुम्हें क्या काम करना आगे चल के। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज often referred as the atherosclerosis, ठीक है, affect the vessels that supply the blood to the heart muscle, ठीक है ना। इसमें एथेरोमा जमा हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो है ना आर्टरी की जो कोरोनरी आर्टरी है वो पार्शियली ब्लॉक हो जाती है वो। It is caused by the deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which makes the lumen of artery narrower, कि इससे फ्लो प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स टिश्यू वहां पे जमा हो जाते हैं, आर्टरी को वो नैरो कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली समस्या की, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना क्या होता है, कभी कभी कोई आदमी वॉक करता है, तेज वॉक करते करते अचानक से तेज 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 वो धड़कन हुआ। आपने देखा होगा फिल्मों में, वो बताते हैं कि हीरो के साथ ऐसा हो गया या हीरोइन के साथ ऐसा हो गया, फिर वो एक आदमी को खबर सुनी, उसने पकड़ के एकदम बैठ गया, वो ऐसे दिखाते ना फिल्मों में कि वो क्या है, वो एंजाइना है, वो एंजाइना है। के स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, तेज आपने कभी आपकी बॉडी हैबिचुअली नहीं है और आपने सोचा कि आज से हमको, तो आज ही हमको सलमान खान बन लेने का है, आज ही हम सोच रहे हैं कि आज ये जो है आज हम जिम जाएंगे, एक दिन जिम जाएंगे और सलमान खान बन के दिखाएंगे, के उठा के जो है वो खूब वेट मारना शुरू कर दिया सब कुछ, तो अब समस्या हो जाएगी भाई। ठीक है, या आज दौड़ के आज हमने को दौड़ के वजन कम करना है, हमारा वजन है 80 किलो 90 किलो, आज हमको 50 किलो का होना, तो आज हम दौड़ेंगे के तो सिस्टम फेल कर जाएगा। तो हमेशा कोई भी चीज के लिए ट्रेनिंग लगती है, ग्रेजुअल। जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है सर 1 शॉट वीडियो बनाओ ना, एक लेक्चर में बनाओ ना, तो भैया मेरा कहना यही है, ट्रेनिंग लगती है ना। बायोमेंटर्स के हर चैप्टर के लेक्चर जो है वो ग्रेजुअली चलते हैं। ट्रेनिंग जब तक आपके ब्रेन को ट्रेन करके कॉन्सेप्ट को अंदर सेट नहीं करोगे तब तक जो है कोई मतलब का नहीं है। वन शॉट जो है मन के संतोष के लिए है कि 1 शॉट वीडियो मन को संतोष हो गया कि हाँ कवर हो गया, तुम्हें कितना आता है इससे कोई मतलब नहीं सामने वाले को। सामने वाले ने अपना 1 शॉट कर लिया कि तुम आओ देखो और तुम्हारा तुम जानो। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर हम तुम्हारा तुम जानो नहीं है, यहां पर यह है कि तुम्हारा भी हम जानेंगे कि तुमको कितना आता है। ठीक है,
तुम सच्चे कमांडो, तुमको आना चाहिए, नहीं आएगा तो कान पकड़ के खींचेंगे, पिटाई लगेगी, समझ गए? ठीक है, आप समझो, आप बोलोगे कैसे मारोगे, हम तो है नहीं सामने के। चलो ठीक है, अब बात करते हैं टर्म एंजाइना। एंजाइना का मतलब क्या होता है? एंजाइना इज दी पेन और डिस्कंफर्ट इन द चेस्ट that happens when some part of the heart doesn't receive enough oxygen from the blood। क्या? जब ब्लड से इनफ ऑक्सीजन हार्ट के किसी हिस्से को नहीं मिलता है तब वहां पे दर्द होता है, डिस्कंफर्ट होता है, उसको हम एंजाइना कहते हैं, उसे हम, क्लियर? ठीक है, उसे हम एंजाइना कहते हैं। ठीक, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल फ्रॉम नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी में काज एंजाइना। सब जुड़ा हुआ है आपस में, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंजाइना के, उसे चेस्ट पेन होगा, तेज चेस्ट पेन होगा, उसे हम कहते हैं सीने में दर्द हो गया, चेस्ट पेन हो गया, वो एंजाइना एक्चुअली। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अब एंजाइना के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम कुछ दवाएं देते हैं पेशेंट को, जिससे कि वो जो है वो जो स्पाज्म या जो कॉन्ट्रैक्शन आर्टरी का हो गया तो आर्टरी थोड़ी रिलैक्स हो सके उठ के, तो हम कुछ वासोडाइलेटर मेडिसिन देते हैं जो आर्टरीज को जो है वो डायलेट करता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो मेंटेन हो सकता है। ठीक है ना, क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली दवा भी देते हैं हम। एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। पेक्टोरिस मतलब, क्योंकि पेक्टोरिस मसल यहाँ पे होती है, चेस्ट पेन के समान होता है। ठीक है, ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, तेज छाती में दर्द होगा, चेस्ट, आपको बता दूं ये सिम्टम मिमिक करते हैं। कई बार एसिडिटी, यदि एसिडिटी अधिक हो गया, खाना नहीं खाया आपने, हाई एसिडिटी हो गया, तो उसमें भी चेस्ट पेन होता है। ठीक है, पर उसके लिए इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन इनफ ऑक्सीजन जो हमारे हार्ट मसल तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, एंजाइना कैन ऑकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। के तो एंजाइना किसी भी उम्र में हो सकता है, ये मैन और वुमेन दोनों को हो सकता है एज के, और सबसे अधिक कॉमनली ये एल्डरली ओल्ड एज के पेशेंट में, मिडिल एज के पेशेंट में आपको कॉमनली ये देखने मिलता है। ठीक है, इट ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ये इसलिए होता है ताकि क्योंकि हार्ट की मायोकार्डियम तक ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है, इसलिए एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट फेलियर क्या होता है? अब लोगों के दिमाग में ये बात है कि हार्ट फेलियर मतलब हार्ट एकदम काम करना बंद कर दिया। कुछ वर्ड समझ लो बेटा, ठीक है ना? एक होता है हार्ट अटैक, जिसमें कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है। ठीक है, हम कहते हैं एंजाइना इज ए माइल्ड हार्ट अटैक में हम कहते हैं कि जो है वो एंजाइनल सिम्टम होते हैं, और कई बार एमआई आता है तो वो होता है हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है? चेस्ट में तेज पेन होगा, फिर पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा आपको, वहां पे ब्लॉकेज आ चुका होगा, उसे डॉक्टर क्लियर करेगा। ठीक है, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, इसमें सडनली हार्ट बीट बंद हो जाता है, ये है कार्डियक अरेस्ट। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, जैसे ही जो है कार्डियक किसी को कार्डियक अरेस्ट, तो आप देखेंगे एयरपोर्ट में, पब्लिक प्लेस पे जो है वो कई जगह पे मशीन पर डीफिब्रिलेटर मशीन लगी होती है। वो क्या करती है, वो मशीन से, आपने देखा हो फिल्मों में कि एकदम से आदमी की डेथ हो गई तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं छाती पे, दो जो है वो प्रेस के साथ ना, प्रेस आयरन जैसा कुछ होता है, वो लगाते हैं, अपना करंट फ्लो करते हैं उठ के, और उससे वो झटके से वो व्यक्ति को एकदम से वो उसके हार्ट को चालू करने की कोशिश करते हैं उठ के, ये कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक फेलियर इज ए क्रोनिक डिजीज। कार्डियक फेलियर जो है उसका मतलब हार्ट का बंद होना, उसका मतलब है कि हार्ट इज नॉट इफेक्टिवली पंपिंग द ब्लड। तो हार्ट फेलियर जो है वर्ड जो है इसका मतलब ये है कि हार्ट इज फेल्ड टू पंप ब्लड इफेक्टिवली, पर बंद नहीं हुआ, वो चालू है वो, पर इफेक्टिवली ब्लड को पंप वो नहीं कर पा रहा, वो होता है हार्ट फेलियर। ठीक है ना? देखिए नॉर्मल हार्ट देख रहे हैं आप, इनलार्ज हार्ट। अब हार्ट इनलार्ज क्यों किया? इसलिए हार्ट इनलार्ज हुआ क्योंकि वो नॉर्मली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है बाहर। क्योंकि अब क्या समस्या है, अब आप बोलेंगे कि प्रॉब्लम सर क्या क्या हो सकता है, वाई कार्डियक हार्ट फेलियर, अरे हार्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप क्यों नहीं कर पा रहा? देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म, एक होता है बेटा प्रीलोड, एक आफ्टर लोड। ठीक है, मतलब ये है कि आप बॉडी में, आपकी बॉडी में फ्लूइड कंपार्टमेंट में इतना वाटर आ गया, अंदर इतना वाटर इकट्ठा हो गया कि वो 5 लीटर से ऊपर है। वो कैसे हो गया? हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। थायराइड की ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है तो वाटर रिटेंशन होने लगता है। नमक अधिक खा रहे हैं आप डाइट में, आपका किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, सोडियम बॉडी में इकट्ठा होता रहा है, तो फ्लूइड कंपार्टमेंट में सोडियम इकट्ठा बढ़ गया है तो वाटर कंटेंट बढ़ गया है।
तो वाटर कंटेंट बढ़ गया तो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है। तो हार्ट को तो हार्ट का भी, अब भाई कोई चीज है, मान लो पंपिंग एक्टिविटी भी करनी है ना, तो कुछ जगह छोड़नी पड़ती है। आप खुद सोचना, ऐसे करना, सिंपल तरीका बता रहा हूं। घर में मिक्सर ग्राइंडर है आपके, ठीक है ना, मिक्सर ग्राइंडर होगा, वॉशिंग मशीन होगी। आप देखना मिक्सर ग्राइंडर में यदि आपने मिक्सी को पूरा ऊपर तक भर दिया, कोई चीज को पीसना आपको पूरा ऊपर तक भर दिया आपने, ढक्कन को लगा दिया पूरा टाइट बकर के, अब चलाओ मिक्सी, ढूढ़ ढूढ़ आवाज करेगा, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करेगा। वो मिक्सर ग्राइंडर को ठीक से काम कराना तो आधा खाली, आधा भरो आधा खाली छोड़ दो, फिर देखो आप इफेक्टिवली काम करेगा वो। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने तो पूरा ऊपर तक कपड़े भर दिया आपने, ठूस ठूस के कपड़े भर दिया आपने, और बोला चलो धो कपड़े, वॉशिंग मशीन काम नहीं कर पाएगी, वो दिखा देगी एरर कि बहुत ज्यादा कपड़ा आ गया, इसमें कम करो कपड़े इसके। क्यों हुआ ऐसा? आपने एक्स्ट्रा भर दिया उसको, पंपिंग की जगह ही नहीं बची। हार्ट में भी क्या होगा, जब फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हार्ट वो बोलेगा जैसे ही मैं पंप करता हूं ऊपर से ब्लड इधर आता है, इसी मतलब पंप करने के लिए इतना फ्लूइड भरा हुआ है अंदर कि कैसे पंप करूं, पूरी दम से भी पंप करता है तो भी थोड़ा सा फ्लूइड बाहर निकल, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़े। अब ये तो हो गया प्रीलोड, ऊपर से अधिक फ्लूइड आ रहा है। अब नीचे आर्टरी में भी ब्लड भरा हुआ है, तो जो इतना ब्लड भरा हुआ है कि वो भी ढक नहीं रहा आगे, तो हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता है। लंग्स बोलते हैं कि भैया ब्लड को जल्दी से हटाओ यहां से, हमने तो ऑक्सीडेट कर दिया, अब आगे लेके जाओ उसको। अब चूंकि हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ब्लड रुका हुआ है, तो लंग्स के अंदर पानी भराने लगेगा, फेफड़ों में पानी भराने लगेगा, हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी। किडनी बोलेगी कि यार ये क्या है, इतना दबाव, प्रेशर ही नहीं, हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हमको भेजो ना, प्रेशर से भेजो थोड़ा ताकि हम छान लें उसको। हार्ट बोलता हमारे बस की नहीं, हम कर ही नहीं पा रहे। क्या? इसीलिए आंखें बंद करके कोई बात नहीं मानना चाहिए। कोई कहता है खूब पानी पियो, इतना पानी पियो कि एक दिन में जो है 50 लीटर पानी पी लो। अरे भैया कुछ कैलकुलेशन होता है फ्लूइड कंपार्टमेंट का। तो आप देखना कई ऐसे वीडियो डले हुए, लोग बोलेंगे एक्सेसिव वाटर नहीं पीना चाहिए। हार्ट फेलियर के पेशेंट को वाटर क्या रेस्ट्रिक्ट, कितना पानी पीना है बताते हैं, इसके ऊपर पानी नहीं पीना, बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। इन जनरल आप 10 से 12 ग्लास पानी दिन भर में पीते हैं, सफिशिएंट है वो, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। अति हर जगह बुरी होती है। फिर थायराइड की जांच कराना जरूरी है। हाथ पैरों में यदि सूजन आ रही है तो कारण पता होना चाहिए उसका, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज बातें हैं, हमारे आसपास हम देखते हैं तो लोगों को हम कम से कम एजुकेट तो कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या है, हार्ट फेलियर में आपने कहा अब ये वेंट्रिकल का साइज क्यों बढ़ गया, अरे वो पंप ही नहीं कर पा रहा, ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, इसलिए साइज बढ़ गया। अब वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं थोड़ा बड़ा हूं, अपने मसल को बढ़ाता हूं ताकि जोर से काम हो सके इसमें, पर वो होता ही नहीं है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया, और इसके बाद हार्ट यदि तब भी काम मैनेज नहीं होगा तो हार्ट फेल कर जाएगा, ठीक है। क्या मतलब हार्ट फेल का, देखो ध्यान से समझो बात, ओके। A disorder in which the heart loses its ability to pump blood effectively, efficiently throughout the body, यानी हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड को ठीक से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, इफेक्टिवली इफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा है, तो उससे कार्डियक आउटपुट घट गया है, और ये कार्डियक आउटपुट का घटना ही हार्ट फेलियर के। तो हार्ट फेलियर कब होता है, जब कार्डियक आउटपुट इनएडिक्वेट होता है, कि बॉडी की जो ऑक्सीजन की नीड है, जो ऑर्गन की सप्लाई है, उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वो हो गया हार्ट फेलियर का वो कंडीशन हो जाता है, ठीक है। क्या कारण है इसके, हार्ट की प्रॉब्लम, ठीक है, वॉल्व का डिफेक्ट हो गया है, हार्ट में रिदम का डिसऑर्डर है, हार्ट की मसल्स का डिफेक्ट है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उससे भी हार्ट फेल होता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हार्ट फेलियर करता है, लंग्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, एनीमिया है, किडनी की बीमारी है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, थायराइड की बीमारियां हैं, ठीक है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, एल्कोहल का मिसयूज है, ड्रग मिसयूज है, ठीक है, एक्सेसिव डाइट में बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, बहुत नमक खाते हैं यदि डाइट में आप, तो वो भी समस्या कर सकता है। तो ये सब हार्ट फेलियर के कारण हो सकते हैं, पोटेंशियल कारण हो सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए बड़ा अच्छा कार्टून है, किसी बुक में जो है, मेडिकल की किसी बुक से मैंने कार्टून लिया है, ठीक है, और ये मैं जो है वो बुक का नाम मैं भूल चुका हूं, पर कहीं कार्टून मेरे पास था ये, तो मैंने इसका कहीं जो है वो इसको सेव किया था मैंने, तो मैं आपको कार्टून शेयर कर रहा हूं। ये जिन्होंने भी ये कार्टून बनाया, बहुत अच्छा कार्टून बनाया, ये हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी बता रहा है। वो कह रहा है कि देखो क्या बोल रहा है, हार्ट बोल रहा है मदद करो मेरी, वो बोल रहा है मेरा साइज बढ़ चुका, कार्डियक डायलेशन हो चुका, हाइपरट्रॉफी हो चुका है के, और वो जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, वो आर्टरी को नैरो कर दिया। वो बोल रहा है मैं जो है वो ये है, अब ये RAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या है, ये हम पढ़ेंगे
एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। ये एक बड़ी मजेदार चीज है, हम पढ़ेंगे इसको कहां पर, हम पढ़ेंगे इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीशन में, ठीक है ना। अभी दिमाग में डालो आप कि ये आर्टरी को नैरो करता है, ठीक। लंग्स बोल रहा है ब्लड को हटाओ, ठीक है, ठीक। अब सिंपल सी बात यह है कि कुल मिलाकर बात यह कि हार्ट के पास में ब्लड आर्टरी नैरो हो चुकी है वहां पे, ठीक है। अब हार्ट जो है, और ये जो है क्यों, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट में देखने मिलता है हमको के। तो होता क्या है कि कुल मिलाकर बात है कि हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को बाहर थ्रो ही नहीं कर पा रहा है वो, उसके चलते क्या हो रहा है, उसके चलते वो कार्डियक आउटपुट घट रहा होता है, ठीक है। देखिए सिम्टम क्या है इसके, पैरों में सूजन आने लगेगी, ठीक है, पेट में पानी भरने लगेगा, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा और चेहरे के आसपास यहां पे नीला नीला दिखने लगेगा। ये हार्ट फेलियर के सिम्टम है इनके, ठीक। चलिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड efficiently enough to meet the need of the बॉडी की नीड के लिए जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड जो है वो हार्ट फेलियर के चलते हार्ट पंप नहीं कर पाता, इसे बोलते हैं हार्ट फेलियर कंडीशन कहते हैं। इसीलिए इसके लिए हम जो है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के CHF वर्ड भी यूज करते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर वर्ड भी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लंग्स में कंजेशन आता है, फ्लूइड रुक जाता है लंग्स में सूजन आने लगती है यहाँ पे, और ये इस बीमारी का मेन सिम्टम होता है, ठीक है। लंग्स के अंदर फ्लूइड रुक रहा है मतलब कि हार्ट ब्लड को आगे पंप नहीं कर पा रहा है, इसलिए फ्लूइड ऊपर रुक गया है उठ के, तो लंग्स में कंजेशन होने लगता है, इसलिए कंजेस्टिव हार्ट डिजीज भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है यहाँ पे, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट, के हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट नहीं है, जिसमें कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बीट जो है वो ये इंस्टेंट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इंस्टेंट डेथ होती है पे, ठीक है, यहाँ पर इंस्टेंट डेथ आती है हार्ट कार्डियक अरेस्ट में, हार्ट काम करना बंद कर दिया। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो है वो हार्ट की मसल में डैमेज होता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है और इसमें तेज चेस्ट पेन होता है और पेशेंट को अस्पताल तक ले जाया जाता है इसमें। तो हार्ट अटैक में तो फिर भी डॉक्टर बचा सकता है, पर कार्डियक अरेस्ट में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब है सडनली हार्ट काम करना बंद कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है, यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है हमारा कौन सा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और हमने एक एक चीज को हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा बेटा। अब कई बच्चों का बोला सर 12 लेक्चर लगा दिया आपने इसमें, आप देखो ना कंटेंट कितना है बेटा, उसमें कितना सारा जानने को था, उसके अंदर कितना सारा हमने एनसीईआरटी को हमने एक एक लाइन को बेटा कवर किया है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसका आप आंसर ना कर पाए। अब ये देखो आप, ये बच्चे कौन है, ये मेरा फेवरेट फोटोग्राफ है, ये सभी बच्चे जो है MBBS का एग्जाम दे रहे हैं, अरे नीट का नहीं दे रहे बेटा, ये ऑलरेडी MBBS के अंदर पहुंच चुके हैं, सब वर्दी में हैं, सारे के सारे यूनिफॉर्म में हैं, सारे बच्चे उनका MBBS फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का जो भी एग्जाम चल रहा होगा वो अपना पेपर राइट कर रहे हैं। ये है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, AFMC पुणे, इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में से एक, ठीक है। मैं कहता हूं कि मौका मिले ना बेटा तो AFMC जाने की कोशिश करना, ठीक है। अभी नीट के थ्रू एडमिशन होता है, अच्छा स्कोर लेके आओगे, वहां के इंटरव्यू में अपेयर होगे, आपका सिलेक्शन होगा, लाइफ एकदम क्लास लाइफ है, बहुत अच्छा पैकेज है वहां पे, आपको वहां पे जो और सबसे बड़ी बात है पैकेज नहीं, देश के लिए सेवा करने का मौका है। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको एक यूनिफॉर्म का डेकोरम अलग होता है, फौजी शब्द में ही कुछ बात अलग है, यूनिफॉर्म सर्विसेज, डॉक्टर होंगे आप, लेकिन आपका जो रोल है वो किसी भी सूरत में कम नहीं होगा यहाँ पे। कारण ये है कि ये अपने डॉक्टर और बहुत हाई क्वालिटी, इतने स्किल्ड डॉक्टर होते हैं। AFMC पुणे से जो पढ़ता है ना बच्चा, वो बहुत ही स्किल होता है। CMC बेल्लोर, AFMC पुणे, एम्स दिल्ली, इनमें कंपेरिजन करना बड़ा मुश्किल है, सब टॉप के इंस्टीट्यूट हैं। सपनों को देखो, बड़ा देखो, कुछ बड़ा करना है, एक सुबह लाइफ कैसी, सुबह 4:30 बिगुल बजेगा, उठना पड़ेगा, उठ के ग्राउंड में इकट्ठा होकर दौड़ने जाना पड़ेगा, वहां से लौट के आएंगे, अपना ब्रेक कुछ खाएंगे, तैयार होंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे क्लास के अंदर, ठीक है, एकदम डेकोरम ही अलग है, डिफरेंट। फीस नहीं, बुक का भत्ता मिलेगा, ड्रेस यूनिफॉर्म भत्ता मिलेगा, गर्मी की छुट्टी में घर आना है भत्ता मिलेगा, MBBS पूरा हो गया, आप क्या करें, नौकरी मिलेगी, आर्मी में कद मिलेगा, बैचेस मिलेंगे,
सम्मान मिलेगा, क्या चाहिए और? एफएमसी पुणे, ठीक है, जरूर बेटा, है ना, जिनको इंटरेस्ट है वो जरूर कोशिश करें। ये भी मेरा वन ऑफ द उन्हीं लोग बच्चों का फोटो है, मुझे नहीं मालूम कहां से फोटो है कि मैंने को गूगल इंटरनेट से मिला है तो मैंने इसको यूज किया। और सभी बच्चे जो है ये मेरे बच्चे, मतलब बायोमेंटर से कमांडो नहीं है, मैं क्लियर कर दूं कि ये जो भी बच्चे हैं ये देश के भविष्य, मतलब ये बहुत ही, मतलब मैं सोचता है दीज आर मोस्ट टैलेंटेड मेडिकोस, ठीक है ना, जो वहां प्रेजेंट है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रुप फोटोग्राफ है, लिया होगा इन्होंने एग्जाम के दौरान कभी के। तो कहने का मतलब ये है कि यही तो है जिंदगी में कि हम कहां देखना चाहते हैं अपने को। ये बच्चे भी तो कुछ किए ना बेटा, हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम, है ना। तो इसलिए कभी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वर्ड होना नहीं चाहिए जिंदगी में, होना चाहिए मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे करना ही है, ये वर्ड होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.